ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 25, 26, 27, 28 कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बात, क्या होगा? किसी ना किसी डैम के अंदर डैमेज होएगा, जिसके कारण हमारे पंजाब को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने एक दिन पहले घग्गर का वीडियो डाला है कि यहाँ से घग्गर टूटने वाली है। टूट गई सर वहाँ से। ये उस पॉडकास्ट में ठोक के बोल के गए थे, इस बार वो बाढ़ आएगी कि सारी दुनिया देखेगी। ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ और सरकार ਲਈ ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਐਤਕੀ ਵਾਰ। ये फ्लड जान के लाए गए हैं। हड़ आ रहे हैं सारे। और कमाल की बात है कि बागड़ा नहर का पानी डाउन कर दिया। कमाल की बात है कि सरन पीटर नहर को बंद कर दिया जाए। ये वो पंजाब है अनमोल जी, इसको कहा कि 2% हो तुम। पंजाब के अंदर वो भी जिनको खालिस्तानी कह के टारगेट किया गया, और लेकिन आज ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आते है, कोई लड़ाई युद्ध छिड़ जाता है, सबसे पहला पंजाब है जो अपने लंगर की सेवा, दवाइयों की सेवा, मेडिसिन, पैसे, हर चीज़ लेकर उस कंट्री के अंदर पहुंच जाता है। अगर सेवा देखनी है एक बार मनजोत भाई के साथ चल के देखो, जो रियल के अंदर पहुंच रहे हैं। कपड़े लिपड़े हुए गंदे मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं और मेरे साथ वो कमरे में पीआर की बात कर रहे होते हैं कि यार अपना सिस्टम कि मैं चलूँ तगड़ा। एक दिन के अंदर मैंने 25 डेड बॉडी का रिकॉर्ड बना रखा नरवाने के अंदर। आज हमारे साथ हैं आशु मलिक जी। इनके साथ हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था और आप यकीन मानो ये उस पॉडकास्ट में इसी कुर्सी पे बैठ के ठोक के बोल के गए थे कि इस बार वो बाढ़ आएगी कि सारी दुनिया देखेगी। ना ये कोई बाबा है, ना ये कोई चमत्कारी कोई बाबा हैं जो बताते हैं कि ये चीज़ होएगी, पर इनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे इनकी वीडियो जो पंजाब के आज फ्लड्स आए हैं, जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आई है, पंजाब है और भी जगहों पे फ्लड्स आए हैं, ये भाई साहब ने हमारे पॉडकास्ट में 2 महीने पहले बोल दिया था कि हालात बहुत बुरे होंगे। और हमने उस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा इस बात पे चर्चा की और सरकार को रिक्वेस्ट की, और इन्होंने सरकार को सिर्फ वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं की, हाई कोर्ट तक इनका केस चल रहा है जिसमें ये लड़ रहे हैं कि जो हमारे पुल हैं, हमारी नदियां हैं, उनको कैसे पक्का किया जाए। तो आज चर्चा करेंगे आशु मलिक जी के साथ। तो स्वागत है आपका एके टॉक शो पे आशु मलिक जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी भाइयों को राम राम। सर आपने कहा था कि ये जो पॉडकास्ट हमने 2 महीने पहले किया था कि मैंने बता दिया था, तो अब मैं आपको एक चीज़ और कहने चाहता हूँ, ठोक के कह रहा हूँ अब की बार फिर। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये एक ट्रेलर था जो आपने हड़ देखा ना अभी पंजाब के अंदर, ही सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं बात शुरू करने से पहले कुछ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मैं सब जितने भी मेरे भाई हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बैठे हैं, देश विदेश के अंदर, जो पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ से मर्जी हों, चाहे पाकिस्तान से कहीं से भी हों, जो पूरी दुनिया के अंदर बाहर गए हुए हैं, NRI, और जिन्होंने ये सेवा भेजी है ना भाई, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अनमोल भाई जी के लिए भी और उन सब पंजाबी भाइयों की तरफ से और पूरे पंजाब की तरफ से हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भाई हक अदा कर दिया। वाकई में आपने दिखा दिया कि पंजाब के अंदर कि भाई हाँ हम खड़े हैं, आप डरना नहीं। क्या हुआ, क्या कैसे, मतलब शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ, देखो मैं अब ग्राउंड लेवल के ऊपर मैं आपके साथ गया हूँ। देखो अनमोल जी, मेरे को कई बंदों ने बोला जिसके साथ आप पॉडकास्ट करके बंदा इस तरह मेरे को मालूम है कि अनमोल को अतरा क्या है। अच्छा, आपको मेरे लिए बोला? किसी ने मेरे को, बहुत लोगों ने कमेंट भी करे, फ़ोन भी किए। क्या कहते कि भाई ये बंदा जो है ना जिसके साथ आप घूम रहे हो या आपने इसके साथ पॉडकास्ट किया, बंदा ठीक नहीं है, पैसे वो करता है। लेकिन एक बात देखो भाई, मैं रियल दिल से बोल रहा हूँ, ये मैं बना के नहीं कि भाई अनमोल गुआतरा का चेहरा है। मैं रब के अलावा किसी से नहीं डरता अनमोल भाई, सिर्फ उस रब से डरना भी नहीं चाहिए। किसी से नहीं डरता। चाहे मेरे सामने इस टाइम नरेंद्र मोदी जी बैठ जाए, मैं ठोक के बोलता हूँ, आपने देख लिया हर जगह पे, मैं डरता नहीं किसी से। पर मैं रियलिटी के अंदर कह रहा हूँ, जो आपने ग्राउंड के अंदर जो मेरे को जगहें दिखाई हैं, जहाँ मैं पहुँचा हूँ अपनी किश्ती लेके, और जो आप मेडिसिन की जो आपकी सेवा थी, प्लस आपने कई लोगों से जो लिया। और मैं एक चीज़ और ठोक के बोल रहा हूँ, ये पहला बंदा है जो कहता है कि मुझे अब सामान की जरूरत नहीं है। हर बंदे ना वहाँ पे सामान इकट्ठा करे जा रहे हैं। किसी ने गोडाउन भर लिए, किसी ने अपनी कोठियाँ भर ली, किसी ने अपने पूरे प्लॉट भर लिए। अच्छा, जो आशु मलिक जी को नहीं जानते, आशु मलिक जी पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। और ये सिलसिला एक पॉडकास्ट से शुरू हुआ, आप हमें मिले, पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट से पहले क्या था, पॉडकास्ट के बाद क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा इन शॉर्ट बता दीजिए। मैं इसके बारे में जरूर बताऊँगा। देखो, पॉडकास्ट से पहले मेरी बाहरली कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा पहचान नहीं थी।
लोग मुझे नहीं जानते थे, रियलिटी बात है। लेकिन पॉडकास्ट के बाद में मुझे नहीं पता था कि मैं एक छोटा सवाल इस पॉडकास्ट के अंदर बैठ के करूँगा कि मेरे को किश्ती की ज़रूरत है। हरबीर खुराना जी ऑस्ट्रेलिया से और सम्मी भाई जी पेंसिल्वेनिया से, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी टीम का भी। उन 2 बंदों ने मेरे को किश्ती दिला दी। वाह। और एक भाई हैं अपने विशाल पानीपत से, कुछ मदद उन्होंने की है। तो ये 2 से 3 बंदों ने मेरे को किश्ती दिला दी, तो ये बहुत बड़ी तो बात आपको है। कब से किश्ती चाहिए थी? मैं पिछले 10 सालों से परेशान था भाई। तो पैसे नहीं थे बिल्कुल भी कितने नहीं की था। आई किश्ती? किश्ती तकरीबन 4 लाख के अराउंड। तो वो पॉडकास्ट के बाद पर ये किश्ती 4 लाख की नहीं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अब की बार ब्लैक बहुत चल रहा है किश्तियों ये का। किश्ती इतनी नहीं है। जो अब की बार जितने इंजन ऑल ओवर इंडिया बना रही है या ऑल इंडिया के अंदर आ रहे हैं, जो किश्तियां बना रही है कंपनियां, उन्होंने क्या कर दिया, 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिया। और वो सामान जो पंजाब के अंदर है, क्योंकि इस टाइम पंजाब को जरूरत है। और ये जो लोगों ने आपको किश्ती लेके दी है पॉडकास्ट के बाद जुड़े, ये पॉडकास्ट के और बाद आप कर क्या रहे हो इतने सालों से? आप कौन हो? उन्होंने स्पेशल आपका नाम लेके बोला। जो हरबीर खुराना जी है ना, वो आपके बहुत पुराने फॉलोवर हैं। मैं कह रहा हूँ, हरबीर खुराना जी ने स्पेशल कहा है कि जो अनमोल गात्रा जी, मैं उनका पॉडकास्ट देखता हूँ, मैंने उनके वहाँ पे आपका पॉडकास्ट देखा, मेरे को आप ये बताओ सेवा कितनी चाहिए? मैं कहा सर मेरे को इंजन चाहिए। मेरे मुंह से ये निकल गया इंजन 1,30,000 का, जबकि इंजन 2,05,000 का था। उन्होंने 1,30,000 में 5 मिनट के अंदर फटाक से मारे अकाउंट के अंदर। थैंक यू भाजी, इतनी बहुत बड़ी, शुक्रिया। इतना बड़ा अमाउंट। अच्छा भाजी, आप करते क्या हो? जो ऑडियंस पहली बार ये पॉडकास्ट देख रही है, आप अपने बारे में बता दो कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्योंकि मेरे को सब कुछ मालूम है आपके बारे में, पर मैं बात ऐसे करूंगा कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो कुछ लोग हैं दिखावे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं दिल से काम करता हूँ। हर किसी को किसी के बारे में पता है, किसी को पता नहीं है। हम ना बेवकूफ़ बहुत जल्दी बना देते हैं लोगों को। सोशल मीडिया का ज़माना आज के दौर में ना, आपने कई देखे, वहाँ पे आप गए भी होंगे पॉडकास्ट, आप वहाँ पे अपना हड़ के टाइम आप गए होंगे। एक बंदा उत्तर प्रदेश से आया होता, उसने क्या कर रखा, अपनी फ़ोटो लगा के यहाँ पे, और ऊपर अपना नाम लिख रखा है कि मैं फलाना फलाना। क्या अनमोल गात्रा जी अपने नाम की पहचान किसी को बताएंगे कि मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लूँ? मैंने ना जब ये एनजीओ शुरू की थी ना, वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स नाम रखा था। जो जैसे बचपना था, 17-18 साल की उम्र थी, तो मैंने नाम रख दिया वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी और थिंग्स। इतना बड़ा नाम रख दिया कि हमारी संस्था कोई पैसा, कोई चीज़ें नहीं लेती। 8 साल ये नाम चलता रहा, तो लोगों को नाम बड़ा मुश्किल था बोलना। अब जो गांव वाले लोग हैं, तो उन्होंने बोलना कर दिया शुरू, अनमोल एनजीओ, अनमोल एनजीओ। तो मेरे कानों पे बात पड़नी शुरू होगी कि हेलो अनमोल एनजीओ तो बोल दो। तो मेरी टीम को भी आसान हो गया बोलना, हाँ जी अनमोल एनजीओ। तो मैं कहा यार अनमोल एनजीओ नहीं होना चाहिए था, कि अनमोल क्यों? मैं एक सेवादार हूँ। मैं कहा इसको बदलो, एक जरिया कर दो। अनमोल एनजीओ नाम से ही मेरे को इतनी दिक्कत होने लगी कि यार इस फाउंडेशन में काम तो सारे कर रहे हैं, फिर अनमोल का नाम क्यों? फिर हमने एक जरिया, वी डू नॉट से अनमोल एनजीओ से एक जरिया किया कि मैं भी एक जरिया का सिर्फ सेवक हूँ। अनमोल के नाम पे एनजीओ नहीं हो सकती। क्यों अनमोल के नाम पे क्यों होगी? पर्सनल एनजीओ है मेरी। नहीं, एक चीज़ और मैं बोला अनमोल जी, देखो जो आपने एक जरिया फाउंडेशन का नाम रखा है, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, जितने भी एनजीओ हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, सब एनजीओ बोलूँगा इसके बारे में। आप रहो ना रहो, कल ये एनजीओ तो रहेगी ना, अनमोल रहे ना रहे, इसीलिए अनमोल से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो समाज को क्या चाहिए? सेवा। अगर कल अनमोल नहीं रहेगा इस एनजीओ के अंदर, पर एक जरिया फाउंडेशन रहेगी। आपने बहुत अच्छी सोच कही कि मैंने अपना नाम नहीं दिया। नहीं देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन में देखो मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे और साथी भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके मन में भी आए कि हम अनमोल के अंडर काम कर रहे हैं। अभी हम सब एक छत के नीचे हैं, एक जरिया, और गुरु के लिए काम, और रब के लिए काम, इंसानियत के लिए, और रब की रजा के लिए काम कर। अच्छा मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, आप अपने बारे में नहीं बता रहे हो, मैं बता दूं कि आशु मलिक जी एक गोताखोर हैं, और पिछले बहुत 31 सालों से। आप अपने बारे में खुद ही बताओगे आप क्या करते हो? साथियों मैं बता दूं, मैं हरियाणा पानीपत से रहने वाला हूं, और पिछले 31 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूं। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो मैं आंकड़े देता हूं ना, जहां मर्जी चैलेंज करता हूं मैं इस बात का, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला, चाहे पॉलिटिकल, चाहे पुलिस महकमे, किसी भी महकमे से मैं जिस चीज़ के आंकड़े देता हूँ, उस चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर। पिछले 31 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। 8500 से ज़्यादा मैंने डेड बॉडियाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, अलग अलग राज्यों से, दरियाओं से, नहरों से, नालों से, कुओं से, छप्पड़ों से, जोड़ों से, तालाब से निकाल के लोगों के परिवार तक पहुँचाई हैं। और मैंने और मेरी टीम, यानी अदर जितनी टीम है इंडिया के अंदर, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो साथी गोताखोर हैं, जो इस चीज़ को, इस दुख को, दर्द को लोगों को समझते हैं, अब तक उनकी 71,000 हो गई। पहले 66,000 थी, अब 71,000 पहुँच चुकी है डेड बॉडी, ऑल टीम की, मेरी अकेले की नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, कई बार ना न्यूज़ चैनलों के ऊपर चलाते हैं आशु मलिक ने 66,000 डेड बॉडी निकाली। सर मेरी नहीं है। पहले ना, अगर कोई आपको ये कहता है ना कि मैंने इतने हज़ार डेड बॉडी निकाली है, उसको कैलकुलेट करा करो आप। जब आप उसको कंप्यूटर से या कैलकुलेटर से आप करोगे ना उसको,
तो आपको रिजल्ट आ जाएगा एक दिन में कितनी डेड। कई बंदे ना सर ये बोल देते हैं कि मैंने इतने हज़ार डेड बॉडियाँ निकाली है, मैंने इतने हज़ार डेड बॉडियों का संस्कार कर दिया, या मैंने इतना काम किया। आप ना सबसे पहले कैलकुलेटर, आज सोशल मीडिया है उसको कैलकुलेट करना। अगर उसके काम को देखा जाए ना सर, एक दिन का जो आंकड़ा आ रहा है 6 डेड बॉडी, 5 डेड बॉडी, 3 खाता है। क्या कभी इंसान सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं, उठता नहीं है, फैमिली को टाइम नहीं देता, घर के अंदर शादी ब्याह फंक्शन वो नहीं करता, हमेशा डेड बॉडी निकाल रहा है? नहीं, मैंने एक दिन के अंदर 5, 6, 7 डेड बॉडी भी निकाली, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। एक दिन के अंदर मैंने 25 डेड बॉडी का रिकॉर्ड बना रखा नरवाणे के अंदर, जाके वहां पता कर लो। एक दिन में 25 डेड बॉडी निकाली? जब नहर बंद हुई थी नरवाणे की, एक दिन में 25 डेड बॉडी उठाई, मैंने रिकॉर्ड है मेरे पास। कैसे? वो नहर बंद हो गई थी सर, और सारी डेड बॉडी साइफनों के नीचे लग गई थी। ओके। तो नहर बंद हुई, तो मैंने किसी पुलिस अफसर को फ़ोन किया, मैं उसका ऑन द वे नाम नहीं लूँगा, उसने मेरा कॉल नहीं मतलब वो इग्नोर कर दिया, कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा ये। फिर मेरे एक दोस्त हैं जो दैनिक भास्कर के अंदर लगे हैं, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने फिर कहा, उस न्यूज़ को फ्लैश करा, फिर वो अफसर मेरे साथ लगे, फिर वो डेड बॉडी उठवाई गई। आशुपा जी, पिछले पॉडकास्ट में हमने बहुत ठोक के बातें की थी कि आपने हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ है कि ये बंजर हो चुकी हैं नदियाँ, ये सारा कुछ, तो आपने बड़ा डंके की चोट पे सब बोला। तो मैं पॉडकास्ट सुनते सुनते सोच रहा था कि पाजी इतना कुछ बोली तो जा रहे हैं, कोई एक्शन ना हो जाए इन पे या कुछ ना हो। उस पॉडकास्ट के बाद आपको कोई फोन आए? नहीं, पता क्यों नहीं हुआ एक्शन सर? मैं कभी एक बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आप बड़ी दलेरी से बोलते हो सर। मैं जो बोलता हूँ ना वो पक्के तरीके से बोलता हूँ, मेरे पास ना सारी चीज़ों के प्रूफ होते हैं। अगर मैंने कोई चीज़ के बारे में अगर बयान दे दिया, मुझे पता है कि बाद में मेरा क्या होना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को पता है मैं उठाया जाऊँगा। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और अब की बार की बताऊँ मैं आपको मैंने क्या रियलाइज़ किया। देखो हड़ आ रहे हैं सारे, और कमाल की बात है कि बागड़ा नहर का पानी डाउन कर दिया। कमाल की बात है कि सरंद फीडर नहर को बंद कर दिया गया। कमाल की बात है राज का कैनाल को बंद कर दिया गया। ऐसी बड़ी बड़ी कई नहरें जिनके अंदर पानी डाउन कर दिया, जबकि अगर चाहते तो ये फ्लड का पानी वहाँ डाइवर्ट किया जा सकता था। जगह थी, टाइम थी, सब चीज़। ये फ्लड जान के लाए गए हैं? मेरे को लग रहा है। कैसे, मतलब ये फ्लड क्यों आया? एक बात बताओ, जब हमारे पास पता है कि फ्लड आ रहा है और इसकी इंटीमेशन अगर मैं भी दे रहा हूँ या अदरवाइज सरकारों के पास इसकी इंटीमेशन पहुंच भी रहे हैं, डैम खाली कर सकते थे ना। जितने भी हमारे पास डैम थे उनको डाउन कर सकते थे ना। क्यों फिर उन डैमों को फुल रखा गया? क्यों उनके लेवल नहीं घटाए गए? ये कोई टेक्निकल पॉइंट हो सकते हैं उनके शायद। चलो वो तो सरकार को पता हो सकता है, मैं गलत हूँ, पर ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आपने जैसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि नदियां बंजर हुई पड़ी हैं, झज्जर हुई पड़ी हैं, खराब हुई पड़ी हैं, टूटने वाली हैं, तो तब आप जो हाई कोर्ट में इतने सालों से केस लड़ रहे हो उस पर भी सरकार कुछ नहीं देख रही? अभी फिर टूट गई सर, कल परसों और 2 दिन के अंदर पटियाले वाली जो नदी जिसके ऊपर हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करें टूटने वाली है। और आप एक चीज़ नोट करिए कि मैंने एक दिन पहले घग्गर का वीडियो डाला है कि यहाँ से घग्गर टूटने वाली है। टूट गई सर, वहाँ से 50 फुट का पहाड़ पड़ गया। किसी ने कार्रवाई नहीं की। और जबकि मैंने 10 दिन पहले भी डाला था कि जिस जगह पे हम खड़े हैं अगर घग्गर टूटेगी तो इस जगह टूटेगी। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, क्योंकि लोग जो है ना अपने घरों के अंदर, अपने ऑफिसों के अंदर एसी के अंदर बैठ के इस मोबाइल को देखते हैं। भाई मैं नहरों के ऊपर बाइक पे, पैदल, मोटरसाइकिलों पे ऐसे घूमता हूँ। अभी आपने हमारी सेवा लगाई, आपने कहा आशु मलिक जी आपने दवाइयाँ और ये सामान घर घर जाके वहाँ अंदर पहुँचा के आना है। भाई आप अपनी टीम से पूछना, जहाँ पे किश्ती नहीं चली हम उसको मोटे पे बांध के, रस्सी बांध के खींच के वहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान मैस हमारे से 1.5 किलोमीटर सामने, ऐसे दूर नहीं था, कोई नज़दीक था। वहाँ तक जहाँ तक जो लोग नहीं पहुँचे। एक बुजुर्ग माता जी, अपनी टीम से पूछना, एक बुजुर्ग माता जी जिसकी उम्र 106 साल की, वो बेचारी, उसकी आंखें पथरा रही, ना तो खाना पहुँच रहा है, ना वहाँ पानी पहुँच रहा, ना कुछ। बड़ी चीज़ें थी जो जरूरत थी। कुछ आपने एक चीज़ हो रहा है जो आप, मैं उसके बारे में पॉडकास्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो औरतों की ज़रूरतमंद चीज़ें थी जो आपने वहाँ से प्रोवाइड कराई। भाई साहब मुझे पता उन्होंने किस तरीके से उसको लपक के लिया, ऐसे एकदम कपड़े के अंदर किस तरीके से बेचारे लोग, उनके चेहरे की खुशी और उनके चेहरे की जो मायूसी, पहले तो मायूसी, जो खड़े थे एकदम चेहरा एकदम एक आस थी कि कोई हमारे पास पहुंचे, और वो खुशी जब उनके पास वो सारा सामान पहुंच गया। भाई साहब छोटे छोटे बच्चे जब वो सामान समेट रहे थे ना, वो मंजर देखने वाला। आशु मलिक की आंखों में पानी, अगर साइड पे जाकर तुम्हारी टीम को पता भी नहीं लगने दिया। आंखों में पानी आ गया, मुंह पूछ के बाहर निकल गया, चुप इतने। आपने तो इतना कुछ देखा जिंदगी में, इतनी लाशें देखी हैं, फिर क्यों? पता क्या चक्कर है, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं इंसानों के जो लोगों को नजर नहीं आते। अभी आप देख रहे हो कि लगातार लोग सामान भेजे जा रहे हैं, सामान भेजे जा रहे हैं, ट्रालियां भर भर। वो जो सामान भेज रहे हैं वो दिल से भेज रहे हैं, सेवा भाव से भेज रहे हैं, पर उस सामान का क्या मिसयूज हो रहा है उन लोगों को नहीं पता। उस सामान वहाँ पड़ा। भाई साहब आपने जाके ना कई जगह पे देखो, ट्रालियां रोटी पलट के जा रखी हैं ऐसे हड़ों के अंदर तक, जहाँ पे जरूरत है ना। लोग ना सिर्फ सेल्फियाँ खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही है NRA भाइयों के साथ में, हकीकत बता रहा हूँ। और जो रियल के अंदर काम कर रहे हैं उन तक तो मदद पहुँच ही नहीं रही है सर।
मैं कह रहा हूँ रियल में, ठोक के कह रहा हूँ चीज़ को, बिल्कुल सच है। सिर्फ ज़्यादा कर दिखावा है। मनजोत भाई हैं हमारे, मनजोत भाई, अगर सेवा देखनी है एक बार मनजोत भाई के साथ चल के देखो, जो रियल के अंदर पहुंच रहे हैं। उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता। उन जैसा कोई बन नहीं सकता भाई साहब। मनजोत भाई को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, अगर एक रोटी मिल रही है ऐसे हाथ फसार के ले रहे हैं अपनी टीम के साथ में। किसी को नहीं बोल रहा कि मैं मनजोत हूँ, यहाँ लिख नहीं रखा पाजी वो उसने, खुद पाजी उसने अपनी फोटो नहीं लगा रखी कि यहाँ पे अपनी फोटो लगा घूम रहा है कि मैं मनजोत हूँ, मैं सेवा करूँ। उसने यार लिख नहीं रहा कि मेरा नाम मनजोत है। पता ही नहीं किसी को कौन मनजोत है, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। ऐसे हम पब्लिक की तरह घूम रहे हैं, कपड़े लिपड़े हुए गंदे मिट्टी के अंदर, पगड़ी भी नहीं बांध रही, परना बांधा उस बंदे ने। यार कमाल की बात है, इतना बड़ा आदमी होने के बाद, इतना पैसा होने के, सब कुछ होने के बाद में एक बंदा नॉर्मली घूम रहा है। इसको कहते हैं पहले सेवा। इस हड़ों से पहली बार मिला उनसे, पहले नहीं जानते थे भाई दिल जीत लिया उस बंदे ने। मैं आपको नहीं पहले, मेरे मैं पता रोंगटे क्या, खड़े हैं देख, वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो तो आप 6-7 आपको चीज सालों से हमारे बताऊं, टच। में सारे देखो कैमरा चल रहा है, मैं मेरे अब ना फेसबुक पे मेरे ना टोटल 16.5 लाख फॉलोवर हैं। आपके अलावा अगर कोई कह दे कि मैंने किसी को फॉलो कर रखा, सिर्फ मैंने आपको और एक नुकता सेवा। शुक्रिया शुक्रिया। नोट कर लेना, मेरे आप खोल लेना, मैंने आप 2 लोगों को फॉलो कर रखा है। अगर एक तीसरा अगर फॉलो है तो मेरा उसका है, जो जिसने चैनल बना के दिया। अगर चौथा फॉलो है तो उसका है। मेरा चैनल हैक हो गया, उस बंदे से मैंने वादा किया था मैं आपको फॉलो करूंगा। वाह, मेरा चैनल पूरा किसी ने उड़ा दिया, मेरी जीमेल उड़ा के सब ले गया था, लूट गया था मेरा। आपके साथ भी ये कुछ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम ना ये पॉडकास्ट 6 तारीख को लेट नाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये 10-15 दिन बाद मैं भी इस स्टूडियो में आया हूँ, क्योंकि पंजाब में हड़ आए थे। तो मैंने अपने पॉडकास्ट सारे बंद करके और हमारी एक जरिया फाउंडेशन की सारी टीम ग्राउंड पे चली गई थी और हमने आशुपा जी को याद किया। अब यकीन मानो, जिस दिन इनकी बोट की डिलीवरी हुई उस दिन पहली बोट ये हमारे लिए लेके आ गए पंजाब में कि पाजी वहाँ आ गया। गाड़ी करा के रातों रात, बंदे को कुछ नहीं पता, कोई रोटी का, कोई खाने का, कोई सोने का, कोई बैठने का, बोट उठाई आ गए। मतलब पहले दिन से हमारे साथ पंजाब में बोट का जहां भी हमें जरूरत पड़ती है। तो अनमोल भाई, आपको अब सारे दर्शकों को सुन के हैरानी होगी कि 10 साल पहले बोट मैंने थोड़ी सी किसी से एक ट्रेनिंग ली, छोटी सी, मेरे को ट्रेनिंग नहीं आती थी, लेकिन वो रब बैठा ट्रेन करने वाला, देखो, और चली बढ़िया बोट और हमने काम बड़ा अच्छी तरीके से करा। 10 साल के बाद मैंने बोट को पकड़ी, मुझे ये भी नहीं पता कि चाबी कहाँ लगेगी, कैसे स्टार्ट होगी, और मैंने खुद कर लिया बिना किसी उसके। बिल्कुल पता कौन मदद करने वाला? वो। बिल्कुल आपकी नीयत मैं साफ है। एक चीज बोलूँ मैं आपको, आप ना सच्चे दिल से काम करो, मदद करने वाला। मैं बता रहा हूँ, जो भी कोई इंसान हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, मैं उन हर बंदों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने सही ईमानदारी से इस सड़क के अंदर काम करा। ये वो पंजाब है अनमोल जी, इसको कहते हैं, इसके अंदर वो भी, जिसको कहा कि 2% हो तुम, इसके अंदर वो भी है जिसको कहा कि तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी किसी जगह गिनती नहीं आती है। इस पंजाब के अंदर वो भी जिनको खालिस्तानी कह के टारगेट किया गया, पर लेकिन आज ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर कोई आपदा आती है, भूकंप आता है, सुनामी आते है, कोई लड़ाई युद्ध छिड़ जाता है, सबसे पहला पंजाब दुनिया के अंदर, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, सबसे पहला पंजाब है जो अपने लंगर की सेवा, दवाइयों की सेवा, मेडिसिन, पैसे, हर चीज़ लेकर उस कंट्री के अंदर पहुंच जाता है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो ईसाइयों की कंट्री हो, चाहे किसी कंट्री हो। अभी पाकिस्तान के अंदर हड़ाया कौन लग रहा है, देखो यहाँ पे भी सेवा चल रही है और यहीं के पंजाब के लोग पाकिस्तान के अंदर सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना। सोमालिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, केनिया, ऐसे इजराइल, इराक, ईरान, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ युद्ध हुए या जो बेचारे किसी भूकंप की मार से, बाढ़ की मार से पीड़ित थे, तो पंजाब सबसे पहला सूबा है जो वहाँ पे खड़ा रहा है। और सिर्फ दूसरी कंट्रियों के लिए, पंजाब वो सूबा है जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर भी हर उस जगह पहुँचा है। पर मेरे को अफसोस पता किस चीज़ का अनमोल भाई, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। बिहार के अंदर बाढ़ आई, सेंटर ने अपने सारे पैकेज खोल दिए, पूरा गल्ला खोल दिया उनके लिए। गुजरात के अंदर हुआ, केरल के अंदर हुआ, इन्होंने गल्ला खोल लिया। क्या पंजाब इतना माड़ा है कि पंजाब के लिए एक सेंट्रल मिनिस्टर का बयान तक नहीं आया? पता नहीं, मेरे को भी इस चीज़ की हैरानी है, मेरे को इस चीज़ की बड़ी। इतना से भी वो पंजाब जिसने सबको सब कुछ दिया, एक अन्नदाता के नाम से माना जाता है। जितना यहाँ से चोना, ये जो जीरी कनक निकल के जाती है ना अनमोल जी, जितनी पंजाब से निकलती है शायद पूरे इंडिया से ना निकलती। हाँ तो सच है, अन्नदाता ऐसी थोड़ी अन्नदाता कहा जाता है। इसलिए कहलाया था। ये वो पंजाब है जिसका 5 दरियाओं के ऊपर नाम पड़ा पाजी था। दूध, दही, दान तो छोड़ो, पंजाब वाले तो सिर देने में भी सबसे आगे हैं। कहीं बोल दो ना कि यहाँ पर सिर चाहिए, अच्छा मैं एक चीज और तो बोलूंगा, पूरी दुनिया में से पंजाब में से सबसे ज्यादा गिनती निकलेगी तो सिर देंगे। सिर होगी। ये इस जैसी सेवा तो नहीं कर सकते, पैसे तो सब दे सकते हैं। मैं जो डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, भगवान ना करे किस दिन ये नौबत आए और ये अनाउंस हो जाए कि इंडिया में सिर चाहिए। ये जितने पॉडकास्ट देख रहे हैं एनआरआई वीर, हकीकत बताऊं, तकरीबन एनआरआई वीर हैं जो बाहरली कंट्री के अंदर, पता कौन है ज्यादातर? पंजाबी वीर है 98%। 98% जो पूरी दुनिया को सेवा कर रहे हैं। 98%। पर पाजी धोखा भी तो फिर ज्यादा आज के दिनों में उनके साथ ही हो रहा है ना, उनके साथ हो रहा है। वो जज्बातियों के सेवा। देखो पता क्या होता है, जब
कौड़ी दिल से करते आप यूज करते हो ना, कौड़ी लैंग्वेज यूज करते हो, सॉरी मेरी हिंदी के लिए, कौड़ी लैंग्वेज यूज करते हो ना, कुछ लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा था, मेरे को एक कि अगर रिकॉर्डिंग हम कोई आई, कड़वी बात करेंगे तो शायद इंसान ना वो करता है। मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी, मैंने वीडियो में 2-3 से डाल रहा हूँ। एक बंदा हमें सेवा के लिए बार बार फोन कर रहा था, तो हमने बोला कि अभी जरूरत नहीं है, हम करते हैं कि ऐसी सेवा ले लेके क्या करेंगे। भाई मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, अभी ना मेरे पास ना जस्ट अभी, वो शायद भाई भी देख रहा होगा, 5 ट्रक किसी ने सामान के लिए बोला है कि राजस्थान से हमारे पास 5 ट्रक रेडी हैं, बताओ कोई ऐसा आदमी। तो भाई जी ने पता क्या कहा, कहता है अभी रहने दो, इसकी जरूरत पता कब पड़ेगी, जब हड़ निकल जाएगा 10 दिन के बाद। क्योंकि रियल असली सेवा ये तो जो लोग कर रहे हैं, असली सेवा जब शुरू होगी जब वहाँ पे महामारी, बीमारियाँ, कीचड़ और घरों के अंदर से वो जानवर जो मर चुके हैं, जो पशु मवेशी जो खुंटों के ऊपर बंधे रह गए, जिनको कोई खोलने वाला थे, वो बीमार मंजे के ऊपर जो पड़े पड़े बेचारे, जिनको कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो बाहर प्रदेशों के अंदर काम कर रहे हैं, पंजाब जाके दूसरे देशों के अंदर, उनके जो माँ बाप बच्चे बुजुर्ग जो वहाँ पड़े हैं, शायद हो सकता है उनकी मौत ना हो गई, वो वहाँ पानी के अंदर बाढ़ के अंदर बह ना गए हों, किसी कमरे के अंदर या किसी खुज्जे के अंदर ना फंस रहे हों। तो असली जो सेवा के अनमोल भाई जो आपने बोला ना, असली सेवा अब शुरू होगी 10 दिन के बाद। ये देखो रिकॉर्डिंग सुनो। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ये बंदा ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ये कह रहा आप मेरा मैसेज नहीं देख रहे, ना रिप्लाई कर रहे हो, कि मैं सेवा कहीं और कर दूं। एक और खूबसूरत मैसेज मैं आपको सुनाता हूँ, आपकी रूह खुश हो जाएगी सुन के। पीछे ना पाजी जब वो कश्मीर वाला कांड नहीं हुआ था, जब वो आतंकवादी आ गए थे, तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया ना कि कश्मीर में लोग उनको पनाह दे रहे हैं, ये वो। तो ना पंजाब में थोड़े से शरारती अंसर हर महकमे में, हर तरह है सर। तो चंडीगढ़ में ना कुछ बहनों के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी कर दी, तो वो डर गई, कश्मीर से थी लड़की, तो उनकी ना वीडियो आ गई मेरे तक। तो वो कहती कि हमें पंजाब से कश्मीर जाना है, तो यहाँ पर हमें लोग तंग कर रहे हैं, कि कश्मीर में जो हुआ हमने थोड़ी किया। तो कुछ लोग उनको तंग कर रहे थे, तो मेरी टीम ने वीडियो देखी और बोला यार इनकी ना एयर टिकट्स करवाओ, इनको चंडीगढ़ से कश्मीर भेजो। मैंने वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया, चलो उन्होंने पायलट जिप गाड़ी भेज दी, पुलिस वाले भेज दिए, हमने उनको 40-50 हज़ार की करा के टिकटें 3-4 लड़कियों को, कश्मीरी लड़कियों को भेज दिया वहाँ। तो मैंने वीडियो डाल दी कि ये देखो ऐसे तंग मत करो, इनकी एयर टिकट्स हमने करवा के भेज दी। तो कुछ लोगों ने ना मुझे किया कि तू क्यों कर रहा है, वो मुस्लिम है, तू पंजाब यूँ क्यों कर रहा है। आज ये रिकॉर्डिंग सुनना। अस्सलाम वालेकुम अनमोल ब्रदर, मेरा नाम शिराज है और मैं बेसिकली ताल्लुक़ कश्मीर से रखती हूँ, लेकिन मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ अभी, और मेरे मम्मा पापा अभी कश्मीर गए हुए हैं, तो मैं पंजाब नहीं ट्रैवल कर सकती। लेकिन मैंने कुछ सेविंग रखी थी अपनी, जो मेरे पास है 20 से 25 हज़ार रुपये, तो वो मेरी सेविंग है जो मैं अपने पंजाब के लिए देना चाहती हूँ। तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है जिसके थ्रू मैं उनको दे सकूँ या वो आगे डोनेट या हेल्प कर पाए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, रिक्वेस्ट होगी कि आप इस मैसेज का ज़रूर रिवर्ट दीजिए, और मैं वो मेरी कुछ सेविंग, जो भी मेरी छोटी मोटी सेविंग है 20 से 25 हज़ार, वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप उन पंजाब के लोगों के लिए मेरी तरफ से छोटा सा हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। जब भी ये मैसेज देखोगे आप मुझे रिवर्ट ज़रूर करिएगा। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप सब भाइयों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, इज़्ज़त दे, नाम शोहरत दे। ऐसे ही हम एक दूसरे की ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए ज़रिया बनेंगे, तो आई थिंक ज़िंदगी बहुत प्यारी है। जीना और जीने का तरीका आना चाहिए बस। हर एक इंसान एक दूसरे के लिए कैपेबल है कि हम एक अच्छी चीज़ कर सके, और पंजाबियों का तो दिल माशाल्लाह बहुत बड़ा होता है। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी हर नमाज में कि हर पंजाबी, हर इंसान खुश रहे, हर इंसान सही सलामत रहे। और जो आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल का, मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँ, बट बस वक्त ने कुछ बदकिस्मती है जो वक्त साथ नहीं दे रहा है। बट लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी स्टडीज़ जैसी कंप्लीट होंगी, मेरा लास्ट ईयर एमएससी का, इंशाल्लाह ताला मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। बट मेरी ये इस मैसेज का ज़रूर रिवर्ट कीजिए। मेरे पास थोड़ी सी सेविंग है 20 से 25 हज़ार रुपये, जो मैं अपने दिल से अपने पंजाब के लिए देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्डिंग मैं 50 बार सुन चुका हूँ, और मेरे को जितने मतलब अच्छे शब्दों से इसकी सराहना की है, बहुत कम। लहजा देखो बोलने का, बोलने कितनी और इंसानियत की एग्जांपल देखो कि क्या इंसानियत है, क्या धर्मों से ऊपर, मजहबों से ऊपर, क्या वही है मतलब। ना, किसी ने कहा था अनमोल जी
कि एक पत्थर ना अगर मंदिर में चला जाए ना तो भगवान बन जाता है, और हम लोग लगातार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर चले गए लेकिन हम इंसान नहीं बन पाए। पाजी मैं गांव में जाके चलो बड़ी चीजें देख रहा हूँ, मेरे को अच्छी नहीं लग रही हो, धर्मों का रौला बहुत पड़ा है, चलो मीडिया पे जो मर्जी जाए, बोलना भी चाहिए। जो अंदर रख के ना वैर विरोध, वो मीडिया पे आके बोल रहा है कि हम सब एक है, सबसे अंदर तो कोड उसमें भरा हुआ उसके है अंदर तेर मेर का। हकीकत बात है। तो मैं तो अभी जा रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, पहले मेरे को कभी मौका मिला नहीं इतना अंदर जाने का, पर आज मौका मिल रहा है। पर भाजी हड़ क्यों आए हैं पंजाब में, ये बताओ। हाँ जी, हड़ क्यों मैं आए? उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कई इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, वहाँ पे ना विकास के नाम पे ना विनाश चल रहा है। वहाँ पे ना 4 लाइन बनने लग रहे हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, टनलें बनने लग रही हैं, और जो सबसे बड़ा वहाँ पे जो चल रहा है सिस्टम, पेड़ की अवैध कटाई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल अभी 2 से 4 दिन के अंदर फटकार लगाई है इस हड़ के ऊपर लेके। जो पंजाब के अंदर हड़ा है ना, ये बाढ़ आई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इसीलिए कि जो अवैध कटाई जो पेड़ों की ज़्यादा हुई है ना अब की बार वहाँ पे, उससे बहुत प्रभावित हुआ है सिस्टम। जैसे कैसे? जैसे अवैध कटाई जो जितनी थी पहाड़ों की, पता क्या चक्कर है, बादल जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण के साथ रुकता है, कहीं पे भी रुकता है, तो उसको एक नमी वाली एक जगह चाहिए थी जहाँ पे वो खड़ा होता है। अगर वो चीज़ें नहीं होती प्रॉपर, वो एकदम राउंड नहीं कर सकता, उसके बाद अगर वो नहीं हो तो वो फट जाएगा, और जितना उसके अंदर पानी समेटा उसने सारा एक जगह वहीं पे फट जाएगा। तो इसका कारण, मेन कारण ये भी था। और दूसरा जो ये टनलें बनाई गई ना, और पहाड़ों को काट काट के उसकी मजबूती ख़त्म कर दी। अब ये जो सारे पहाड़ लैंडस्लाइड होकर नीचे गिर रहे हैं, सारी जगहें ख़त्म होती जा रही हैं, तो ये एक कारण ये भी है। पर डेवलपमेंट पाजी फिर नहीं होगी अगर ये पहाड़ नहीं कटे तो। जैसे रश रश बढ़ रहा है, अगर डेवलपमेंट करनी है तो जरूरी है पहाड़ काट के करनी, हो रही इलाके नहीं रह गए। नहीं जैसे रश बढ़ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये वो लोग हैं जो टूरिज्म के नाम पे वहाँ पे सिर्फ एंजॉय और मजे के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं ना, अपने बच्चों को छुट्टियों के लिए जाते हैं ना, इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे इसीलिए हुआ है। और जितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन तो यहाँ से बढ़ती है ना, क्योंकि वहाँ बिजनेस बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो वो होटल वहाँ पे किराए पे चल रहे हैं वो उनके होटल हैं क्या? वो जो वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन गई, उनके हैं क्या? वो कॉर्पोरेट हैं वो सारे। लगातार लोगों ने खरीदते जा रहे, बनाए जा रहे, बिल्डिंगें, पहाड़ों को काटते जा रहे, हर चीज़ को डेवलपमेंट करते। अभी जो हिमाचल के अंदर इतना बड़ा हड़ आया, उन्होंने पता क्या करा, जो जहाँ पे पानी का कटाव था, जहाँ से पानी वो निकलता था, उसके बीच में सारे होटल। आपको पता पहाड़ों वालों को नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान उनको हुआ जिन्होंने बीच में घर और होटल सब बना लिए, सारा वो हड़ उनको लेके गया बेचारा, उनका नुकसान हुआ है। जब हम किसी चीज़ का रास्ता, अनमोल जी, आप पानी हो या कोई भी चीज़ हो, कोई जानवर, हम उसके चीज़ का अगर रास्ता रोकेंगे नुकसान देगी सर। आज टूरिज्म में एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत लोग अब चिढ़ जाएंगे, आप एक खाली बोतल पानी की, ये बोतल है खाली पानी की, इसको पानी पिया आपने और गाड़ी से बाहर फेंक दिया, तो आप ये सोच रहे हो दिमाग के अंदर, मेरी एक बोतल फेंकने से क्या प्रदूषण हो जाएगा या पोल्यूशन हो जाएगा? सोचो अगर 140 करोड़ लोग ये बोतलें पानी की फेंकें पहाड़ों के अंदर जाके, सोचो 140 करोड़ लोग कुरकुरे चिप्स के पैकेट वहाँ पहाड़ों के ऊपर जाके फेंकेंगे, बड़ा क्या अच्छी बात बोली यार, पोल्यूशन पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? बड़ी अच्छी बात बोली। जो 140 करोड़ लोग जो लिफाफे, थैले, मंजे अपने उठा के जो सामान लेके जा रहे हैं, पिकनिक मनाए, उसके बाद वो तिरपाल पन्नी वहीं पे फेंक के आ रहे हैं, क्या वो पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा क्या? बहुत बड़ा पोल्यूशन बढ़ेगा ना। पहाड़ों से ऐसे चिप्स के पैकेट, बोतलें, गिलास एंजॉय कर रहे हैं, वो खाली जो गिलास है डिस्पोजल उनको फेंक रहे हैं पहाड़ों से, तो वो सारा कहाँ जाके रुक रहा है? पहाड़ों पर रुक रहा ना। वो पेड़ पौधों की ग्रोथ करो, अगर पेड़ पौधे पहाड़ों को निकलेंगे, उनकी जड़ें निकलेंगे, तभी वो मजबूत उसको कर पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं निकलेंगी और उनकी कटाई अवैध चलेगी, पहाड़ों को तोड़ा जाएगा उस जगह से सारा, ये तो विनाश ही लाएंगे, विकास नहीं होगा। इन सब चीजों को रोकेगा कौन आशुपा जी? इनके ऊपर तो डंडा चाहिए। हाँ, और जैसे हम बाहर वाली कंट्रीज में जाते हैं, हाँ जी, दुबई जैसी कंट्रीज में क्या है, वहां पर भी हो सकता है आज से पहले लोग ऐसे ही हों जैसे हम हैं इंडियंस, तो वहां पे तो डंडा किया ना सरकार उन्होंने किया। यहाँ पे डंडा करने वाला कोई सरकार को स्टिक होना पड़ेगा। हाँ, स्टिक होना पड़ेगा सरकार को। अब मेरी बात सुनो, रोकनी हम बाहर जाते हैं, बाहर क्यों नहीं बॉटल फेंकते बाहर कि फाइन लगेगा, जेल हो जाएगी। यहाँ पर ये करो, एमएलए से बात करो, ये करो, पुलिस वाले से पैसे दे दो, काम सर जाएगा। सर ये एक और सिस्टम है, आपने बहुत अच्छी करो बात वाली। अभी हम अपने बच्चे को कह रहे हैं कि हेलमेट पहन के हमारा बच्चा जाता है तो बढ़िया सेफ है, बाइक चला रहा है, और हमारे बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना, ओए मेरा मुंडा है, इसको पकड़ना, मेरा लड़का ही है, इसको हाथ नहीं लगाना, पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं, इसका चलान मत कर दियो, मेरा बेटा ही है। अरे भाई, तेरे को अपने उसको पुलिस वाले को नहीं कहना, तेरे को अपने बच्चे को डांटना चाहिए। तू बिना हेलमेट के कैसे गया? तूने गलती कैसे की? तूने शराब पी के ड्राइव कैसे की? अपने बच्चे को जिन लोगों ने, हम खुद को अगर हम ठीक कर लेंगे ना, तो हमें बाहर वालों कहने की जरूरत नहीं है।
अच्छा आशु भाजी, आपको कैसे पता था 2 महीने पहले कि पंजाब में अब बहुत फ्लड्स बुरे हाल होने वाले सर हैं? मैंने क्या बोला, मैंने 4 साल के बाद फिर आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, 3 या 4 साल के 2028 के बाद फिर मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। ये सिर्फ ट्रेलर है जो अभी आया हट, ये ट्रेलर है। 27, 28 सॉरी 25, 26, 27, 28 का मेरे पास पूरा अलर्ट है कि किसी भी टाइम एक बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है। क्या भाजी, क्या होगा? मतलब या तो डैम टूटेगा कोई ना कोई, या तो डैम, फिर डंके की चोट पे कह रहा हूँ, या तो किसी ना किसी डैम के अंदर डैमेज होएगा, या कोई ना कोई ऐसा पानी का बड़ा तगड़ा सैलाब आएगा जिसके कारण हमारे पंजाब को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसके साथ हमें इसका नुकसान खामियाजा अलग राज्यों को भी भुगतना पड़ेगा, और अलग देशों को, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, और इधर अपना हरियाणा हो गया, बहुत राज्यों को इसका खामियाजा ये आपको कैसे पता? बस मैं इसके बारे में कोई खुलासा नहीं करूंगा, जब नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बैठेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। पर मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट हम कभी ना करें उसके बाद, क्योंकि हो सकता है हम भी बह जाएं। इसको रोका कैसे जा सकता है? मैं एक चीज़ बोलूँ, मैं कोई संत बाबा साधु नहीं हूँ। मैं अरदास करूँगा उस मालिक से, उस रब से, कि जो मैं बोलता हूँ वो झूठा हो जाए। मैं खुद उस रब की कसम अरदास करूँगा कि जो मैं यहाँ बोलता हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन झूठी हो जाए। नहीं, आपको ध्यान देन करते हो कि एक जो मेरे को हर इंटेलेक्चुअल तरीके से है जी। मेरे को ना पता, कोई आदमी ऐसे भी हैं जो बेचारे ध्यान करते हैं, गुरु हैं हमारे, उनसे मैं मिलता रहता हूँ, उन्होंने भी मेरे को ये बोल रखा है। कुछ हमारे फॉलोवर हैं जो मौसम की जानकारियाँ रखते हैं, तो वो रोक नहीं सकते इन चीजों को? वो कैसे रोक लेंगे सर? ये सब सरकारों के हाथ में है, ये सब सरकारों के ऊपर है। अगर पर सरकार ये चाहे जो तो रोक आप जिन संतों की बातें कर रहे हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं कि फलाने संत ने कह दिया था कि 25 में बाढ़ आएगी, तो वो संत फिर रोक भी तो सकते हैं इस बाढ़ को, कि नहीं रोक सकते? देखो एक बात एटलीस्ट अनाउंस ही कर दें कि यहाँ बाढ़ आने वाली, वहां से लोग निकल अनमोल जाएं। जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अभी एक ट्रेन है जिसके अंदर आपको जाना है, और आप दिल्ली स्टेशन पे खड़े हो और आपने लुधियाने आना है, और मैं कह रहा हूँ कि अनमोल जी इस ट्रेन में मत जाओ, शायद आपका कोई नुकसान हो सकता है, ये ट्रेन मंजिल में पहुंची, आपने मेरे को इग्नोर कर दोगे, कहना पागल है तू। मेरा वहाँ मेरी पूरी टीम है, वहाँ पे मेरा पूरा एक साम्राज्य है जिसको मैं चला रहा हूँ, मैंने जाना है, और मैं नेक नीयत से जा रहा हूँ, अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा कौन क्या कर लेगा? और वो बंदा है, उसको दिल में कुछ आभास हो रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, कुछ आभास, और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको मूर्ख बताओगे, और वो जाके आगे जाके ट्रेन हादसा हो जाता है, चलो उसमें आपकी जान ही बच जाती है, फिर आप रियलाइज करोगे यार फलाने बंदे ने बोला था। नहीं, इसका कोई फैक्ट भी हो ना, ये तो कई बार तुक्का भी हो जाता है कि चलो बंदा कह देता है कि आप जैसे बहुते चलो लोग हैं पंजाब में, थोड़ा मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, बड़े लोग हैं कोई ना कोई तुक्का मार देते हैं कि चलो 26 में ऐसा होगा। क्या होता है जब हम 20 तुक्के मारते हैं ना, तो 2-4 जो लग जाते हैं ना वो वायरल होते हैं, बिल्कुल वायरल होते हैं, जो 16 नहीं लगते। अब जैसे कोई बाबा है, क्योंकि मैं कोई वो भी नहीं हूँ जो कहते हैं नास्तिक, मैं आस्तिक बंदा हूँ, भगवान में मानने वाला हूँ, पर नास्तिक बंदे तो सीधे ही चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें 4 चैलेंज दो। ये रिसेंटली 2-4 दिनों वाले चारों अगर हो जाएं तो सारी जिंदगी हम आपके कदमों में। अच्छा एक बात बताओ अनमोल जी, मैं इसी के ऊपर जवाब दूंगा। आप ग्राउंड लेवल के ऊपर गए हो, लोग ना वहाँ बनों के ऊपर बैठे हैं, माल लेके, सामान लेके, राशन लेके, और कुछ गिरोह ऐसे भी है जो सामान इकट्ठा कर करके लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको जाके वहां जाके पता लगा ना कि रियल जरूरत क्या है। बिल्कुल, अंदर जाने के बाद 100%। हम लोग ना नहरों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, डैमों के अंदर घूमते हैं, हम लोग बाइकों पे पैदल घूमते हैं, हमें पता है कहाँ से क्या चीज कमजोर है। नहीं, आपकी नॉलेज को सलाम है। दूसरे पॉडकास्ट का मकसद इसीलिए कि आपको नॉलेज बहुत है, आप ग्राउंड पे बहुत हो, पर अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि कोई ध्यान हो गया, कोई वो उस पे नहीं एतबार करता। ध्यान दून कुछ नहीं है, वैसे तो मेरे साथ सभी तरह के लोग जुड़े हैं। अभी ना इसी जो पॉडकास्ट ना, आपको एक चीज मैं बता दूं, शायद आपको इस बात का पता नहीं, पता जो हमने पिछली बार बोला, इसके मीम और रीलें बनी है जो मेरे ख्याल शायद 200 मिलियन भी पार कर चुके होंगे लोगों ने, जो डाल ली हैं, अलग अलग लोग डाल रहे हैं। ये जो हमने बोला था कि तैयार हो जाओ अब की बार इतनी बड़ी वो आने वाली है, ये मीम नहीं है, सीरियसली लिया लोगों ने। किस बंदे को कैसे पहले पता था? तो इसके ऊपर लोगों ने फोटो तो अपनी लगाई है, आवाज हमारी उठाई है, या किसी ने सीधा डायरेक्ट वीडियो डाल दिया आपका और मेरा। वो पता कितने लोगों ने डाला, 100 तो मेरे पास पड़े हैं वो रिले, 100 रिले मेरे पास पड़ी हैं, जो मेरे ख्याल शायद 200 पर मेरे को लगता है कि आशु मलिक जी ने कोई अंतर ध्यान करके नहीं बताया था, उनका एक्सपीरियंस आप काम करते हो। बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीजों में यकीन नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात का बुरा मान जाएं, क्योंकि हर बंदा किसी ना किसी संप्रदाय के साथ जुड़ा है, किसी ना किसी बाबा जी के साथ जुड़ा है, किसी ना किसी आयुर्वेद रिस्पेक्ट सारे गुरु जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। पर मेरे ये चीज नहीं हजम होती कि कोई बंदा ये बता दे कि इस चीज में ये होने वाला है विदाउट एनी फैक्चुअल नॉलेज। मैं बता तो जैसे हम एक एनजीओ चला रहे हैं, मेरा 10 सालों का मेडिकल एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ बता सकता हूं। आप नहरों में से बॉडीज निकालते हो, आप बोलोगे कि हाँ जी अनमोल जी हड़ों के हालात माड़े, मैं मानूंगा। पर अगर आप कभी नहर पे नहीं गए और कमरे में बैठ के ध्यान लगा के आप बता दोगे कि वो काम, वो नहीं मैं मानता। मैं खुद नहीं मानूंगा इस चीज को। बस
ये तो मेरे पास भी आते हैं, लोग कहते हैं कि देखो हमारे फलाने बाबा जी ने बताया कि डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, और मैंने वहाँ गोता मारा, नहीं मिली। अभी मैं आपको रिसेंटली एक पानीपत का केस बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े जो हरियाणा के माने जाने अमीर है, रिच फैमिली से है, उनकी माता जी सुसाइड कर गई नहर के अंदर सुसाइड कर गई। उन्होंने बहुत सारे गोताखोर बुलाए, उन्होंने 4.5 लाख की टीम बाहर से बुलाई, सब कुछ कर लिया। तो उन्होंने क्या काम करा, एक साधु था जिसको उन्होंने करोड़ों रुपए दान कर रखे थे, एक बाबा जी थे, बहुत बड़े बाबा जी। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माता जी जिंदा है और फलाने शहर के अंदर हरिद्वार के अंदर माला जप रही है, जाओ उनको ले आओ। वो हरिद्वार के निकल गए, और मेरे पास उन्हीं के किसी फैमिली मेंबर का फोन आया कि हमारी माता जी नहर में गिर गई, आपको ढूंढ के देनी है। मैं बाइक लेके नहर में निकल गया, मेरे को जाके रोहतक के अंदर वो डेड बॉडी मिल गई, और वो बंदे हरिद्वार के अंदर ढूंढ रहे हैं। जिस बाबा ने करोड़ों रुपए दान लिया था वो कह रहा जिंदा बैठी है हरिद्वार में, माला जप रही है, फलानी जगह जाओ, उनको पकड़ो और घर ले आओ, और मैं उसकी डेड बॉडी लेके खड़ा हूँ। वो बेवकूफ बनाते हैं। तो इस तरह के तो फैक्ट एक्चुअली ये भी इन लोगों का ना कोई इलाज नहीं है। मेरे साथ भी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ उठते बैठते भी हैं, बहुत बहस होती है मेरी, पर उनको ना मैं नास्तिक दिखने लग जाता हूँ। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान में मानता हूँ यार, मेरे अंदर दिल है, इंसानियत है। अगर तुम सच बोलोगे, अगर सच्चाई के बारे में पूछोगे तो वो तो आपको नास्तिक बताएगा। आप उनके सामने सच पूछ रहे हो। क्या लगता है आपको कि जो लोग हैं, मैं हर धर्म के बारे में बोलूंगा अब, क्या लगता है कि भाई जो ढोंग करते हैं कि माता आ गई, पीर आ गया, क्या माता पीर इतनी वेली है कि वो इतने मतलब जो हमारे गुरु हैं या हमारे भगवान है वो इतने मतलब वो है कि किसी के भी अंदर आ जाएंगे अचानक, ओ यार किसी के सर्वे के अंदर। हमारे धर्म के अंदर बता रहा हूँ मैं, छोड़ो सारी, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। हमारा जो पीर है, पैगंबर है, कोई वली ओलिया साहबा इकराम है, वो इतने वेले हैं कि किसी के शरीर के अंदर जाके पर वो शरीर जिसने कभी मुंह ना धोया, बुरुश ना करा हो, लैट्रिन बाथरूम सही तरीके से, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे वो पवित्र आत्मा। यहाँ पर पंजाब में ना, पंजाब में नहीं, चलो पूरी दुनिया में ही है, मेरे मुंह में पंजाब ही निकलता, पूरे इंडिया में ना जिन बच्चों के मुंह पे दाढ़ी भी नहीं आई ना, वो भी बाबा बने हुए हैं। मजाक है। एक बात लो मैं, और ये सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? अनपढ़ता। धर्म को धंधा बना लिया। मैं तो एक बात सीधा बोल रहा हूँ, धर्म शरेआम बना हुआ है ये। आशुभा जी, आपका और मेरा नुकसान नहीं है, मैं इस चीज से निकल चुका हूँ और मैं सुखी हूँ, और मैं कैमरे पे बिना देखे बता रहा हूँ कि मैं इनको बताना नहीं चाहता, मैं इनको बदलना भी नहीं चाहता। हाँ जी। हमारे को लोग प्यार करते हैं, अगर हमारे विचार में कोई फैक्चुअल चीजें, कोई तसल्ली मिलेगी तो बदल जाएंगे। जिसने नहीं बदलना उसने घर पे बैठे, आपके सके भाई ने भी नहीं बदलना। मीडिया तो छोड़ दो, हम दोनों एक इंटरव्यू कर रहे हैं ना, हमारे 2 घंटे के विचारों से कोई क्या ही बदलेगा यार। यहाँ पर कई बार एक घर में 2 भाई रहते, एक ही माँ के पेट से जन्म लिए, कि दोनों विचार नहीं मिलते। तो ये एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप भगवान के नजदीक जाते जाओगे ना, आप पखंडवाद के दूर चले जाओगे। बिल्कुल। ये जो चीजें हैं कि देखो, ये सारी ना PR है। मेरे पास ऐसे ऐसे बाबा जी आते हैं, अगर आशुभा जी मैं आपको दो दिखा दूं ना, मतलब लोग उनको मिलने के लिए तरसते हैं, उनके पाँव में पड़ते हैं। 70-70 साल की बीबियां, और मेरे साथ वो कमरे में PR की बात कर रहे होते हैं कि यार अपना सिस्टम कि मैं चलूं तगड़ा। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल फैक्ट और सच्चाई बोली है। मेरे पास मैं प्रूफ हूँ, चाहे वो मेरे देख लें पॉडकास्ट। हाँ जी। तगड़े बाबे जो लोगों को बताते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है, वो मेरे कमरे में बैठ के पूछते हैं कि यार क्यों चली। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, जैसे आपके कितने टीवी चैनल हैं वो जो आप चला रहे हो सारे, आप क्या किसी की एडवर्टाइजिंग चलाते? ना, जिंदगी में नहीं चलाई। ये रियलिटी है, जिंदगी में नहीं चलाई। असली सेवा भाव वाले बंदे का पता कहाँ से पता लगता है? उसके चैनल पे किसी का एडवर्टाइजिंग नहीं मिलेगा। मैं पैसों के लिए इतने पॉलिश नहीं करता। अगर मैं करता मेरे पास ना अनमोल भाई जी, मेरा खुद का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सारा चेक कर लो, मेरे पास ना प्रमोशनों के आते हैं, हर किसी के पास, सबके पास आते हैं। अगर आपने दिखा दी जुत्ती के अंदर पानी, पर वो मना करने के लिए दिल भी तो बड़ा चाहिए ना। मैं नहीं करता हूँ, जबकि मैं गरीब आदमी हूँ अनमोल जी, मैं कहता हूँ। हमें को पता है, मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है, खुद की कोई स्कूटरी एक्टिवा कुछ नहीं है मेरे पास। एक बाइक है, वो भी किस्तों के ऊपर है, वो भी 0 लोन पे ले रखी। मैंने 1 रुपया नहीं दिया, बाइक उठा के ले आया था। 3500-3600 रुपए किस्त भर रहा हूँ। मेरे पास परमात्मा, उस रब की कसम, मेरे पास कोई कार कोई गाड़ी कुछ नहीं है। दिखता है वो तो। एक गाड़ी मेरे पास थी पहले, उसके अंदर भी अल्टो मेरी, जिसमें मैं अपनी फैमिली को लेकर घूमता था, वो एक्सीडेंट हो गई मेरी विद फैमिली के साथ में, पूरी क्रैश हो गई। उसके बाद मेरे पास कोई गाड़ी नहीं आई। उस गाड़ी में भी मेरे सारे वीडियो उठा लो, डेड बॉडियां ढोता था मैं, उसी में मेरी फैमिली बैठती, उसी के अंदर मेरे डेड बॉडियां ढोई हैं। पर मैं असली बताऊँ, आपने क्या कमाया पता है? जो अभी आपने मेरी बहन का जो सुनाया ना, आपने ये कमाया है। और अनमोल जी, जो आपने यहाँ किया ना, उसका यहाँ नहीं, आपने अपनी आखिरत बना ली। वो रब जिसको आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु जिस रूप के अंदर भी मानते हो, वो कहता है मेरे पास 2 दुनिया है। एक दुनिया वो है जो आपने दुनिया के अंदर दिखाना है, मैं तुम्हें वहाँ मौज दूंगा, ऐश दूंगा, हर चीज़ दूंगा। अगर आपने उस मौज ऐश को सिर्फ अपने लिए सीमित रखा और दुनिया के लिए नहीं रखा, किसी की हेल्प या मदद नहीं करी, कहता है मैं तेरा यहीं से खाता, ब्लॉक कर दूंगा, तू यहीं तक है। लेकिन एक दुनिया मेरे पास और भी है, जिसको मैं स्वर्ग और नरक कहता हूँ।
अगर तुमने कोई अच्छा कर्म किया, अच्छे काम किए, दुनिया के लिए कुछ करके आए यार, अपने लिए भी करके आए, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदार। आजकल के अंदर क्या होता है अनमोल जी, जब कोई मेहमान आता है बंदा चिढ़ जाता है, जबकि मेहमान खुद अपनी किस्मत का लेके आता है। वाह, बिल्कुल सही बात। मेहमानों से लोग चिढ़ जाते ये हैं। मानने वाली बात है ना आशु भाजी। आज ना लोग डोनेशन कर रहे हैं दिखावे के लिए। मैं एक चीज़ और बोल लूँगा, देखो डोनेशन पता क्या होता है, हमारे में जैसे सरदारों के अंदर निकालते क्या 10 निकाल दो, ठीक है, और मुस्लिम में ज़कात, मुस्लिम के अंदर ज़कात फितरा सदका निकाल दो, और हिंदुओं के अंदर दान निकाल दो, और ईसाइयों के लिए डोनेशन निकाल दो। चारों धर्मों की बता रहा हूँ मैं आपको। ये सबसे पहले कहाँ लगती है पता है आपको? अगर आपके घर के अंदर आप अमीर और आपकी बहन गरीब है तो सबसे पहले उसका हक बनता है उसको। वाह वाह, सबसे पहला हक उसका है 100%। अगर आपकी कोई रिश्तेदार या कोई और सगा संबंधी या आपका भाई या कोई भी है, अगर आप ऐस की रोटी खा रहे हो ना, हमारे नबी ने क्या सिखाया, अगर तुम ऐस की रोटी खा रहे हो और तुम्हारा भाई गरीबी के अंदर जी रहे तो लानत है तुम्हारे ऊपर। वाह, बिल्कुल सही सबसे बात है। जरूरी है कि हम उसके लिए करें जो बेचारा कमजोर है, बहुत अच्छी चाहे वो बात है। हमारा माली है, हमारा कपड़े प्रेस करने वाला है, हमारा ड्राइवर है, या हमारे आस पड़ोस का टीम मेंबर है। अगर हमें लगता है कि आज मेरी टीम का मेंबर कमजोर है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, वो शिक्षा नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो हमने किसी की मदद नहीं की। सही बात है। तो डोनेशन जो भी है, मैं सबसे पहले घर से शुरू होती है। दर्शक है पॉडकास्ट जो ये देख रहे हैं, सबसे पहले अपने परिवार, अपनी फैमिली से उनको कराओ। अगर उनमें नहीं तुम्हें, वो सारे रिच हैं, उसके बाद फिर अपने गांव, अपने पिंड, अपने शहर के अंदर देखो कोई ऐसा दोस्त जिसने तुम्हारी कभी भले टाइम के अंदर मदद करो, आज वो बुरे वक्त के अंदर हो, उसकी मदद करो। उसके बाद फिर समाज की मदद करना शुरू करो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये भरे पड़े, इनको दान की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास। हमारे देश को पखंडवाद ने खा लिया। आज ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी जमीनें इंसानों के नहीं जितने डेरे बन चुके हैं। 100%। जितने संत साधु ये लोग अपने पीर बना के, नकली पीर बना के, ये बना के, वो बना के जो बैठ गए सिर्फ धंधा करने के लिए, हकीकत है, और लोग इन्हें डोनेशन कर रहे हैं। आशुभा जी, इस देश में ना लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, ये बताना मुश्किल है कि तुम बेवकूफ बन रहे हो। बेवकूफ याद रखना। हकीकत है, समझा नहीं सकते हम किसी को। आप आज शुरू कर लो ना बेवकूफ बनाना, मैं आपको सारे तरीके देता हूँ। बिल्कुल। अगर ना बने तो मैं आपकी जुत्ती में पानी पी जाऊँ। हकीकत है ये बात, और सच बोल रहे हो। मेरे को, मेरी जिंदगी 100 जिंदगी मेरी कम है इनको समझाने के लिए कि आप बेवकूफ बन रहे हैं। वो पता क्या बोलेंगे? एक चीज और, मैं आपने पिछले पॉडकास्ट के अंदर बोली थी कि जरूरतें इतनी हैं और जरूरत पूरी करने वाले इतने हैं, और मैंने ये आज रियल के अंदर देख लिया। उस जगह पे जहाँ अजनाले चले जाओ, चाहे आप अभी हरी के पातन जो नीचे जितने एरिया वहाँ आप काम करके आए हो, या डेरा बाबा नानक काम करके आए हो, हकीकत है कि सामान अब इतना पड़ा है और उसको आगे देने वाला कोई नहीं है। आशुभा जी, इतना सामान है और जरूरतमंद इतने हैं सिर्फ, और उनको लेने वाला कोई नहीं है। रौला पता क्या हो गया आशुभा जी? इस बार हड़ों में क्या हो गया, सोशल मीडिया का दौर था बहुत पीक पे। 2023 में इतना नहीं था, 2019 में इतना नहीं था, पीछे 88 में इतना नहीं था। हर बंदा इन्फ्लुएंसर है, हर बंदे के फॉलोवर हैं, और जो पब्लिक घर बैठी है वो बैठी है डंडा देने के लिए कि तू क्यों नहीं गया भाई, तू क्यों नहीं गया हड़ों में, तू क्यों नहीं गया हड़ों में। उसको दिखाने के लिए हड़ों में जा रहा है, दिखाने के लिए कि भाई हम भी जा रहे हैं। मैं एक चीज और बोलूं भाई आपको, मैं आज के टाइम के अंदर कई बंदों ने क्या कर दिया, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, हमारे जितने भी सारे, इन्होंने एक बात बोली, बाकी हमारा इंडिया भोला है भाई। हम ना किसी को भी स्टार बनाते हैं। मैं एक नाम ले रहा हूँ, सीधा खुला, डोली चाय वाला है, हम लोगों ने उसको स्टार बना दिया। आज वो कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड से बात करो या मेरे मैनेजर से बात करो अगर मेरे से फोटो खिंचानी है। फोटो के पैसे लगा दिए उस बंदे ने, और उसने बताओ कितने। आज भाई ये चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, आपको पता है। हमारा जो देश वाकई में बोल रहा है, हम ना किसी को भी स्टार बना देते हैं और फिर उसके बाद मिलने के लिए उसके बॉडीगार्ड से। और मैं एक बताऊं अनमोल भाई जी की ना, मैं तारीफ नहीं कर, रियल बता रहा हूँ। आज के टाइम के जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग घूम रहे हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आज के टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया के जो नवे जो यूट्यूबर उठे हैं, इंस्टाग्राम के जो ये नए कीड़े उठे ना, 4 दिन इंस्टाग्राम चलाने, 1 लाख फॉलोअर होने के बाद उनके साथ 4 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। भाई को इतना साल हो गए, एक बॉडीगार्ड आज तक नहीं रखा। क्या करना बॉडीगार्ड, क्या करना? क्योंकि ना उसको बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, जो दिल से सेवा कर रहा है। कौन मारेगा इनको, ये बताओ? बिल्कुल, क्योंकि हजारों दुआएं इनके साथ में। अगर किसी ने मार भी दिया ना, महान बन जाएंगे, महान शहीद के दर्जा कहलाएगा इनका, शहीद का दर्जा, अगर किसी ने इन जैसे लोगों को मार भी दिया। तो आज देखो, अब मैं एक बात गलत कह रहा हूँ? नहीं आशुभा जी, आपका एक साल के अंदर लोग ना सिर्फ 1 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर बॉडीगार्ड और गाड़ियों की शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। पैर छोड़ जाते हैं, जल्दी पैर छोड़ जाते हैं, हो जाते हैं ना। मुझे अपनी असली औकात मालूम है ना, मुझे अपनी असली औकात मालूम है। मुझे पता है कि ये बातें और तरफ चले जाएंगी, पर
जिसको मौत याद रहती है ना कि मरना सच है और जीना झूठ है। मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कल, आज नहीं कल उठाया जाऊंगा, मेरे को पता उठा देंगे मेरे को, मैं 2-4 साल का मेहमान हूँ। क्यों? मेरे को पता है जिस तरीके के मैं काम करता हूँ ना, मैं लोगों की आंखों के लिए रोड़ा बना हुआ हूँ। वो क्यों? वो क्योंकि मैं कैसे? जिनके बारे में बोलता हूँ उनके तो कारोबार खत्म कर दिए मैंने। अच्छा एक बात बताओ बाबू जी, आप किसी के लिए कोई अच्छा कर्म करोगे, आपने एक मेडिसिन का मुद्दा उठा रखा है, हाँ, आप कहते हो ये मेडिसिन 2 रुपए की है, 1 रुपए की है, छोड़ेंगे आपको? बहुत बड़ा मुद्दा ये भी। छोड़ेंगे पर आशु आपको? भाई, बस ये है कि आप उनके अडिक्के नहीं चढ़ रहे हो। मौत के डर से मैं चुप नहीं हो सकता। तो मेरा भी वही हाल है भाई। पर आप, हमें पता है कि हमारे जैसे लोग उठाए जाएंगे, आज नहीं तो कल उठा दिए जाएंगे, हमारा नाम निशान, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो आवाजें हैं ना, जो ऑडियंस देख रही है, ये कभी कोई नहीं दबाता, खत्म नहीं होंगी कभी। पर हमारे पॉडकास्ट का मकसद एक ही होता है कि लोग अवेयर हों। मैं भी इतने दिन से चीख रहा हूँ कि डोनेशन 10 दिन ना करो, घर पे रख लो अपने घर पे बंद। रख लो, हाँ, 10 दिन के बाद लोग क्या कर रहे हैं ना, अब देखो, एक तो पंजाब में ना सिचुएशन एकदम से कोई तैयारी करने का मौका तो मिलता नहीं, ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी है, फ्लड्स आ गए। अब मेरी जैसी संस्था ने कभी फ्लड्स में काम नहीं किया, तो हमें मालूम नहीं है कि बोट्स चाहिए, रेस्क्यू कैसे करना है, कैसे जाना है, क्योंकि हमारा तो हॉस्पिटल का काम है और हमारी संस्था तो 365 दिन काम कर रही है, एक कल इमरजेंसी के लिए तो है नहीं। अब एकदम से फ्लड्स आ गए, कोई नॉलेज नहीं है, तो पंजाब में रीलें वायरल होनी शुरू होगी कि पंजाब सबके साथ खड़ता है, पंजाब के साथ कोई नहीं खड़ा, पंजाब सबके साथ खड़ता है। मैंने भी करा, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी डाली शुरू में, मैंने पर तो पहले दिन वो रील इतनी दिल पे लग गई लोगों के, आशु जी, उस आवाज ने, उस रील ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया कि हरियाणा से रो रो के लोग आ रहे हैं, रो रो के, कि हरियाणा बोल रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब रोता अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी आपने मुसलमान के बारे में बोला था, देखो एक मदरसा है नारायणगढ़ के अंदर, एक मदरसा है नारायणगढ़ के अंदर, भाई साहब 10-12 ट्रक उन लोगों ने बेचारों ने यहाँ मेवात सारे आशुपा जी सारे मेवात। मैं एक चीज बोलूंगा, देखो पंजाब के लिए आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म सब खड़े हैं वहाँ पे। यार आशु भाई रिकॉर्डिंग सुना दी आपको यार, ये रिकॉर्डिंग पता क्यों सुनाई है? क्यों सुनाई है? अच्छा ये प्रूफ के लिए सुनो, ये वो लोग हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। प्रूफ दे दिया आपको मैं प्रूफ दे सकता हूँ आशुपा जी। लोगों ने 50-50 रुपए भेजे हैं एक जरिया फाउंडेशन को, 50 रुपए, और बच्ची मैसेज लिखती है कि भैया मेरे पास पॉकेट मनी में इतने ही थे, मम्मा से फिर मिलेगी मैं फिर दूंगी। एक बंदे ने 149 रुपए डाले और लिखा कि इस बार मैं स्पॉटिफाई का प्रीमियम नहीं लूंगा, ऐड के साथ गाने सुनूंगा, ये सेवा हड़ पीड़ितों के लिए। और कहां से लाओगे ऐसे बंदे यार? इन लोगों को देख के तो लगता है कि जो धरती माड़ी मोटी टिकी हुई है ना, इन लोगों के करके टिकी हुई है। हकीकत है आशुपा जी, इतने इमोशनल मैसेज, 35,000 मैसेज है हमारा व्हाट्सएप पे। फौजी की एक 9 मिनट की वीडियो आई हुई है, मुझे ये मैं दिखाता इसलिए हूँ बार बार कि लोगों को ये ना लगे कि एवी छड्डी जाता है। बिल्कुल 9 मिनट की एक फौजी की वीडियो आई है जिसमें वो ये बोल रहा है कि हम सारे फौजी भाई इस टाइम लद्दाख में हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा। 9 मिनट की उसने वीडियो भेजी और वो ये बोल रहा है कि अनमोल भाजी सेवा करनी है, सारे सभी ने मिलके, और करनी है आपको ही है, और किसी पे तबार नहीं है। तो वो भाई साहब ऐसे ऐसे मतलब लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं हमारे साथ कि जिनका जवाब ही देना, मतलब बातों से आप जवाब ही नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर एक बात बताऊं, आपने यही चीज़ कमाई है। अगर आपको कोई खड़ा होकर कहता है ना अनमोल भाई जी मैंने सिर्फ आपके साथ सेल्फी लेनी है, तो समझ लो आपकी सेवा सफल होगी। ये देखो आशुपा जी, क्योंकि ना अपने आप को सॉरी यार ਵੀਰੇ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ फौजी ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ऐसे लोग यार, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, जबकि ये हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। ये देखो फिर भी ये सुनो, ये बात सुनने वाली आपकी। ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸੰਦੀਪ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। ये कमाया अपने भाई। और फौजी बंदा यार लद्दाख में बैठा पंजाब के बारे में सोच रहा है और उसकी पलटन में मुसलमान बंदे बोल रहे हैं भाई बता भाजी, ये पता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कंसेप्ट कहाँ से आ गया। मैं एक बात बोलूं, अच्छे भले दिन इंसान पैदा हुए। बात बोलूं सर, मैं जिस दिन हमारे देश से ये
धर्म वाली जो टॉपिक ये निकल गई ना हमारे देश ना, एक बात बताओ, जो देश हमारे से पहले बहुत नीचे होते थे, उनकी करेंसी बड़ी डाउन थी, आज वो हमारे से बहुत ऊपर चले गए। पता हमारे किसने खा लिया? हमारे को इस धार्मिक मुद्दों ने और इस धार्मिक चीज़ों ने खा लिया। फौजी सरकारें इसी से बनती हैं ना, से बाहर निकल गए ना, सरकारें यहीं से बनती हैं ना। अंग्रेजों की एक ही चीज तो पकड़ी है इंडियंस ने, ये डिवाइड एंड रूल। हकीकत है हाँ, ये जो धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा मेरे भाइयों, देखो आप लोग ना हमें, हमारे जैसे लोगों को बहुत प्यार देते हो, बहुत सराहना करते हो, आप हमें लाइक कमेंट शेयर करते हो, हमारी वीडियो को आगे से आगे पहुँचाते हो। आप लोग हमारी मदद भी, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पर एक चीज़ और ले लो कि आप लोग ना बस धर्म के चक्कर से बाहर आ जाओ। हकीकत है हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा हाँ देखो, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के अंदर कई चीज़ों के अंदर नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो है, लेकिन फिर भी सिर्फ हम इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए। अच्छा आशुष भाई, ये तो बताओ कि अब ये जो आप बता रहे हो कि आगे और बड़ी फिल्म देखने को मिलेगी, तो ट्रेलर इसको रोका कैसे जाएगा? आम लोग क्या करें? आम लोगों को मैं एक बात बोलूँगा, देखो अगर आप कहीं पे भी जाते हो, देखो मैं एक चीज़ और बताऊँगा, विनाश का जो असली कारण होता है कि हम खुद लोग हैं, जो हम लोग ने जो पॉलीथीन वगैरह लेके जाते हैं ना डस्टबिन के, आप इतना सारा कचरा लेके जा रहे हो, उसको लेके भी आ सकते हो, छोटे से कोई डस्टबिन या कोई चीज़ रखो, उसको लपेटो, वापस लाओ अपने घर तक। अगर आप अपने घर के अंदर से कोई तिरपाल, लिफाफा, खाली बोतल, इसको ऐसे मत बिल्कुल भी डालो। अगर कोई आपको कहे ना कि मेरे डस्टबिन में डाल दो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसके डस्टबिन में बिल्कुल भी मत डालो, उसको लेके वापस आओ, अपना कोई भी एक बैग बनाओ, उसके अंदर डाल दो। गाड़ी के अंदर आपकी बहुत जगह, अगर आपने 1 लाख से लेके और 10 लाख या 50 लाख या 2 करोड़ तक की, 10 करोड़ तक की गाड़ी खरीद रखी, उसके अंदर कुछ तो जगह बचती होगी। अब उस सारी डस्ट जितनी भी आपकी इकट्ठी होती है उसको वापस ले आओ, ला के अपने यहाँ, जब तुम्हारे यहाँ कूड़े वाला जो आपके लगा हुआ परमानेंट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है लगा रखे, उनके अंदर वो डस्टबिन के अंदर वो चीज़ें डालो, ताकि वो दोबारा रिफिल होके, रिसाइकिल होके दोबारा हमारे तक पहुँचे। एक तो इससे महंगाई भी घटेगी, कोई चीज़ अगर रिसाइकिल होके दोबारा हमारे पास पहुँचती है ना, क्योंकि नया बनाने में पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि मटीरियल चाहिए होता, उसको पैदा करवाना, फिर इकट्ठा करना, फिर बनाना, पहुँचाना समाज तक, उसमें पैसा। अगर वही चीज़ को रिसाइकिल करके दोबारा पिघला कर बनाया जाए, उसमें पैसा कम लगता है। और पहली बात मैं एक चीज़ और कहूँगा कि कोशिश करें कि अपने घर के अंदर से वाटर कूलर पानी रहे, ना कि पानी की पेटी। कई ना बंदे ना इसको ईजी समझते हैं, इन बोतलों को ईजी समझते हैं, कहते हैं यार 10 ये 40 की 50 की पेटी आती है, उठा लो यार, पानी पियेंगे और फेंक देंगे। मैं कहूँगा कि अपने घर से वाटर कूलर भर के लेके चलो अगर पिकनिक पे जा रहे हो, वो वाटर कूलर आपका मुकेगा नहीं। कोशिश करो इनसे बचो, प्लास्टिक से तो जितना बच सकते हो उतना बचो। प्लास्टिक शरीर के लिए कितना हानिकारक है आपको पता नहीं है। अगर आपके घर में बर्तन भी प्लास्टिक है, मैं कहता हूँ उसको भी यूज़ ना करो। मिट्टी के बर्तन यूज़ करो, सिल्वर के बर्तन यूज़ करो, तांबे पित्तल के बर्तन यूज़ करो। अगर आपने अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, कोशिश करो कि आप दूसरे पानी से बचो, घड़े के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो, तंदुरुस्ती भी रहेगी। और एक चीज़ है ना, जो अगर घड़ा फूटता है ना, मिट्टी के अंदर चला गया तो मिट्टी के अंदर फिर मिट्टी बन के ऑक्सीजन पैदा करता है। ये क्या ऑक्सीजन पैदा करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये तो हजारों साल नहीं गलेगी, हजारों साल नहीं गलेंगे। और आज हमारा जो देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर समुद्रों के अंदर कई संस्थाएं, कई NGO ऐसी हैं जो हजारों टन कचरा निकाल रही हैं, और जिसके अंदर बहुत सी मच्छियाँ, वेल मछलियाँ, कई प्रजातियाँ ऐसी हैं समुद्र की जो लुप्त हो गई, देखने को नहीं मिलती। और कई प्रजातियाँ इन जो पोल्यूशन हमने फैलाया ना, उसकी वजह से कई चिड़िया, कई पशु पक्षी ऐसे हैं जो हमारे भारत से लुप्त हो गए, जो अब कभी हमें देखने को मिलेंगे नहीं। किसी जू के अंदर भी नहीं है, विनाश हो रहा है किसी, अनमोल भाई जी, वो किसी जू के अंदर भी नहीं है। एक चिड़िया आती थी गुरैया, जिससे सुबह हमें अलार्म, आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया अलार्म लगाते हैं, अलार्म रात को लगाया, सो गए मोबाइल के अंदर, सवेरे अलार्म बज गया। लेकिन एक टाइम, एक वक्त वो था जब हमारे माँ बापों का दौर था कि चिड़िया उठाती थी, सवेरे की जो उनकी चींची होती थी ना, उसकी चींची से, चिड़िया की चींची से लोग उठते थे। बताओ आपके यहाँ है कुछ आवाज़? सिर्फ हॉर्न, मोटरसाइकिल, कार, बस यही। आज मुझे बद्दल की, पक्षियों की गर्जने ने उठाया। आज भी बिजली का बहुत बुरा हाल था, सुबह बहुत तेज से गड़का। यार आशुष भाई, फिर ऐसे तो काम खराब होता जाएगा। और बिल्कुल होएगा सर। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या बनेगा? देखो मैं एक चीज़ बोल लूँगा, हमें भी संभलना होगा और सरकार को भी संभलना होगा। मैं सरकार से सबसे पहले, सरकार ज़्यादा का संभलना पड़ेगा, डंडा वही देगी ना, क्योंकि सरकार अगर किसी चीज़ को लागू करती है। अच्छा अनमोल भाई जी, पूरी दुनिया एक है, सारी दुनिया के अंदर इंसान है, सिर्फ भाषा और कलर बदला है ना इंसान का, लैंग्वेज और कलर बदला है ना, है तो सब इंसान ही ना, रंग भी दो ही हैं, काला। अरब कंट्री के अंदर आज बंदे ने चोरी कर दी, 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला हो जाता है, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं?
अरब कंट्री के अंदर किसी ने चोरी कर ली, कोई गलत काम कर लिया, कोई लड़की छेड़ दी या ठगी मार लिया, किसी को कर दिया, और बाहरली कंट्री के अंदर कैसे 24 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लिया। एक सिग्नल चोर पार करता, अगर किसी ने एक सिग्नल तोड़ दिया दूसरा सिग्नल नहीं हुआ, हमारे 100 सिग्नल तोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल के अंदर डर खौफ खत्म। इसका जवाब मैं दूं, इसका जवाब पता क्या है? हमारे पूरी दुनिया में ना 2 तरह से सिस्टम चलता है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक होता है सिस्टम, एक होती है पॉलिटिक्स। बाकी देशों में सिस्टम हावी है, पॉलिटिक्स इतना हावी नहीं है। हमारे देश में पॉलिटिक्स हावी है। तो पॉलिटिक्स की वजह से हर राजनीतिक लीडर को ये होता है कि कुछ भी हो रहा है, राजनीति चमकाने जाऊं मैं। हर जगह में उसको वोट चाहिए, हर चीज में उसको वोट बैंक बढ़ाना है, हर चीज में, हर मुद्दे में उसको वोट बैंक बढ़ाना है। तो उस चक्कर में सिस्टम बहुत दब चुका है। आप IAS के साथ बैठो, वो बताएंगे आपको कि कैसे नौकरियों का दे के डर उनको ये करके, चलो वो भी करप्शन करते हैं, IAS IPS की करप्शन लेवल बहुत ज्यादा है, पर राजनीति लीडर डरता है। कोई लीडर जीत के हारना पसंद करेगा? वो अपने घर वालों को भी दांव पे लगा देगा कि मेरे घर वाले उठा लो, जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा। तो वो जीतने के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ, वो सब कुछ में ही सब कुछ है, वो सब कुछ में ही पोल्यूशन है, वो सब कुछ में ही किसी को मारना है, वो सब कुछ में ही पब्लिक का नुकसान है। इसी वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। एक चीज और भी ना, ये बात हकीकत बोली आपने, आज ना हमारी जो वोट ने दारू तक रहेगी सिर्फ। हाँ, अगर हम अपने वोट के अधिकार को समझें सही तरीके से। अभी ना भाई मेरे पास ना कि NRI बंदे ने फ़ोन करा था, आशु भाई हमारे जो इंडिया की सड़कें क्यों ख़राब, मालूम है क्यों? कहते जब हमारे यहाँ फॉरेन कंट्री के अंदर सड़कें बनती हैं तो वहाँ पे ना एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर को, और सरकार क्या करती है, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, कोई भी अफसर होते हैं, उनसे ये पूछा जाता है जो आप रोड बनाओगे कितने साल चलेगा? तो वो कहता है मेरा रोड 50 साल चलेगा, वो कहता है मेरा 30, कोई 40। जो सबसे पहले कहता है ना मेरा इतना साल, उसको बिठा लेते हैं, उससे ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। अगर उसके पहले अगर वो रोड टूट जाता है या कोई नुकसान हो जाता है ना, उस कॉन्ट्रैक्टर की तो लाइसेंस रद्द करते हैं, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी कुड़ुक करके हमेशा के लिए उसको ख़त्म करिए। और हमारे यहाँ अभी तो ऐसे से वीडियो वायरल होते हैं, हमारे यहाँ इधर से रोड बनाते जा रहे हैं, पीछे से टूटता हुआ आ रहा है। एक बारिश के अंदर वो रोड, पुल, नदियाँ, तरस भी आता है अपने देश के सिस्टम पे और बुरा भी लगता है कि ये हमारे देश मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे नहीं पता ये किसके हाथ में किसके अंडर में ना मैं बोलना चाहता, मैं एक अनपढ़ एक आम इंसान हूँ और छोटा सा इंसान हूँ। NS-44 जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक जा रहा है, इसके हालात ऐसे हैं, कितनी मौतें रोज होती हैं सिर्फ बाइक के जो खड्डों में अंदर लगती हैं, कितनी कारें अनबैलेंस होकर इधर उधर बढ़ जाती हैं, कितने ट्रक लोगों की जान ले रहे हैं, पता क्यों? सिर्फ खड्डों की वजह से, जो टूटे हुए रोड हैं। NS-44, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सुबह मेरा गर्दन सिर उड़ा देना, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक। NS-44 अगर जम्मू कश्मीर से चलोगे, दिल्ली तक चलोगे, मुझे ठीक दिखा देना आप एक जगह से। दिक्कत तो आ रही है बिल्कुल सारा NS-44 जो इंटरनेशनल रोड है, जो कई कंट्रियों के अंदर, इसी से अगर आपने पूरी दुनिया का भी चक्कर लगाना, यही वो रोड है जो आपको निकाल के लेके जाएगा। 6 सितंबर आशु भाई, आज का दिन जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज की स्थिति क्या है हड़ों की? आज फिलहाल तौर पे अभी देखो 9 तारीख तक तो बारिश रहेगी, 9 तारीख तक तो खतरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है, कंट्रोल ठीक है। पर फिलहाल तौर पे अगर अगले साल तक डैम खाली नहीं करेंगे, नीचे से उनकी सफाई, देखो डैम के अंदर 16-16, 15-15 फुट तो गाद बढ़ जाती है। अगर वो 16-16, 15 कितने लाख मिलियन घन पानी को वो और बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, रोकने की क्षमता अगर उनको नीचे से खाली कर दिया जाए तो डैम जरूरी है। आप जैसे नीचे जाते हो पानी में, तो नीचे क्या क्या देखने को मिलता है? पिछले पॉडकास्ट में आपने बताया था इस भागड़ा नहर के अंदर, जो में चलो मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, जो चीज़ों के बारे में मुझे पता है, इस भागड़ा नहर के अंदर इतनी गंदगी हो रही है, आपको मैं बता नहीं सकता। जितनी भी हम जो लोग ये मूर्तियाँ विषय, आप सोचो इतना समाज है, इतनी दुनिया है, ये कहाँ जा रही है? जो हम लोग पत्थरों की मूर्तियाँ जो खंडित होने टूट रही, नहरों के अंदर गिर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने सोचा इसके बारे में कहाँ जा रही हैं? कभी जिंदगी के अंदर मेरे को एक सरकार देखो, चाहे किसी की, मैं सरकारों के नाम नहीं लूंगा अब, पंजाब के अंदर कितनी सरकारें बदली, हरियाणा के अंदर कितनी बदली, राजस्थान के अंदर कितनी बदली, दिल्ली के अंदर नहरें जा रही ना प्रॉपर। हाँ। एक NGO, एक संस्था वो बताओ जिसने नहर को बंद करके रोक के उस सारे को कचरे को बाहर निकाला। एक दिन दिखाओ, एक फुटेज, एक वीडियो, चैलेंज कर रहा हूं सारी सरकारों को, चैलेंज कर रहा हूं, वो वीडियो, वो फुटेज मुझे दिखाओ जिसके अंदर से भाखड़ा नहरों को बंद करने के बाद में वो सारी मूर्तियां, वो सारा जो कचरा, टूटे पत्थर, रोड़े, ईंटें, सारी सफाई करके नहर को साफ करा। एक वीडियो दिखाओ, चैलेंज कर रहा हूं। वो कहते हैं जो मूर्तियां जल प्रवाह करते हैं वो तो खुर जाती हैं, कहते हैं पानी में, सारी अंदर पड़ी है। चलो मेरे साथ, कैमरे लो, अंडर वाटर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। कुछ नहीं खुरता, वो कुछ नहीं, सब अंदर पड़े हैं भाई। कहते हैं वो तो जल प्रवाह कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका शिवलिंग टूट गया, खंडित हो गया, और संगमरमर की मूर्तियां खंडित हो गई, वो कहाँ जाएंगी? जहां पड़ी वो तो वहीं पड़ी हैं सर।
कहाँ हिलेंगी, वो हिले तक, उनके ऊपर काई जम गई और कुछ नहीं हुआ। फिर उसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ जाए? उसका मैं एक बात बोलूँ, हमेशा जब भी हमारी कोई चीज़ खंडित होती है ना, कोशिश करो, चाहे कोई हमारी ग्रंथ है, किताब है, कोई फोटो है, कुछ भी, उसको ना सबसे पहले क्या करो, उसको अग्नि के अंदर दो, उसको जलाओ। जलाने के बाद उसकी राख बनाओ, उसको ऐसी पवित्र जगह जैसे नहरों के किनारे हैं या खेत है, ऐसी जगह उनको मिट्टी के अंदर दफन करो। ये सबसे सही सबसे बेटर तरीका तो ये है, ना कि उसको जल प्रवाह करो। मैंने पिछली बार भी बताया था, जो हमारी नहरें ब्लॉक हो रही हैं, कई बंदे ऐसे हैं जो माँ हैं जो अपनी कोकू को आज भी पीटते हैं, जिनके बच्चे नहीं मिल रहे। कई बीवियां ऐसे जो अपने पति का इंतजार कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे जो अपने माँ बापों का इंतजार कर रहे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं। क्यों उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही? कि हमारे समाज के अंदर डरा दिया जाता है, कुछ पोंगे हैं जो डरा देते हैं लोगों को कि भाई अगर तुमने इसके मंजे, इसके बिस्तरे, इसके सामान अगर नहर के अंदर जल प्रवाह नहीं करे ना, तो ये तुम्हारे को ये कर देगा, इतना नुकसान होता है। लोग बेचारे हमारे भोले भाले, हमारे देश के लोग क्या करते हैं, उसके बिस्तरे, मंजे, सोटी, चश्मे सब नहर के अंदर जल प्रवाह है। वो पोंगा ये क्यों नहीं बोलता कि इसके जेवर भी जल प्रवाह कर दो, इसके जमीन के कागज भी जल प्रवाह कर दो। हमारे लुधियाना में ना एक ये पाजी सतलुज है ना लुधियाना में, तो वहां पर एक संस्था काम कर रही थी, सतलुज के किनारे पे सफाई कर रही थी। लोगों को रोक रहे थे कि ये चीजें जल प्रवाह मत करो, किसी बाबे ने बोल दिया कि ये जल प्रवाह करो, लोग उनको माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे। हत्थों पाई की वीडियो तो मैंने देखी है, मेरे साथ खुद हुआ है अनमोल जी, मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने एक दिन ना क्या करा, मैंने अपने एक दिमाग में लगाया, यार नहर के अंदर ना हर गणपति विसर्जन के ऊपर बहुत गंद होता है, तो चलो मूर्तियाँ अगर वो विसर्जन करे, वो एक उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था, उसके साथ मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अदरवाइज जो थैले, लिफाफे, मोमजामे ला रहे हैं ना, तो गंडा खेड़ी एक राजपुरे के पास, मैंने वहाँ खड़ा हो गया एक दिन। वो उस दिन मैं खड़ा हुआ गणपति विसर्जन पे, जब मैं खड़ा होकर ये बोला कि भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है मत डाल लो, तो एक बंदा बोला, कहने लगा तू क्या बताएगा, मुसलमान होकर तू हमारे धर्म के बारे में बोलेगा, तेरे को पता क्या चीज़ है ये? तो भाई मैंने उस दिन जोड़ दिया, मगर ये जो बात है ना कहीं और दिशा में ना मुड़ जाए, तो मैंने कदम पीछे खींच लिया। वो दिन, आज का दिन, मैं कभी गणपति विसर्जन के लिए नहीं जाता। कि क्या समझाना लोगों को, मैं क्या किसी को क्या बोलूं? इस चीज को टेबल टॉक पे क्यों नहीं लोग समझ सिर्फ रहे? मैंने उसे कचरे के लिए टोका है अनमोल जी। वो पता कितने कचरे है? 7 थैले कचरे के भर के लाया था, और थैले पलट रहा है और सामान भी जा रहा है। मैंने कहा भाई ये तो आशुबाजी आप छोड़ो, डालो। देखो कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी नहरें हैं। हम जब भी लुधियाना में से जा रहे होते हैं ना, जलंधर अमृतसर, तो रास्ते में सतलुज आता है। कोई दिन ऐसा नहीं निकला, चाहे दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, वहां पर कोई बंदा ऊपर से कुछ ना कुछ जल प्रवाह ना कर रहा हो। 140 करोड़ की आबादी में आज तक लोग अगर 100 करोड़ भी हैं, 40 करोड़ होंगे नास्तिक, 40 करोड़ भी नहीं होंगे, कम ही होंगे, वो कुछ ना कुछ तो श्रद्धा में फंसे हुए हैं, बेचारे परेशान हैं। तो कोई भी बोलता है कि तू परेशान है, हाँ चल जाके ये जल प्रवाह करा, ये जल प्रवाह करा। वो चक्कर में यार, मतलब मैं ना अनमोल जी एक चीज बताऊंगा, कई बार मेरे को ऐसे मुद्दे पे बोलना भी व्यर्थ लगता है। ब्यास, रावी, चुनाव, अलकनंदा, भागीरथी, रुद्रप्रयाग, ऐसी बहुत सी नदियां जो पहाड़ों से निकलती हैं, जिनका पानी नीला और स्वच्छ था, बिल्कुल कच नीला। उठा लो इतिहास पिछले पुराने, नीला और कच पानी था। आज पता कैसा पानी, कितना गंदा पानी आता, कितना पोल्यूशन का पानी, अगर पी ले तो बंदा बीमार हो जाए। मैं आपकी सेवा के अंदर 3 दिन जहाँ पे लगा गया, मेरे बदन के अंदर खुरक लगने लगी थी, सारे बदन के अंदर खारिज, ये देख लो। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा, बहुत बुरा हाल हो गया मेरे शरीर के अंदर सिर्फ 3 दिन के अंदर। मतलब वो पानी अब नुकसान देने लग गया है। तो ये वही पानी था जो अमृत था, जो जड़ी बूटियां मिलके पहाड़ों से रिस के आता था। तो ये जो सारा अंधविश्वास है, लोग इस श्रद्धा के नाम पे लोग ना खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कह सकते हैं आशुबाजी, आस्था है, मानता हूं, एक आस्था होती है इंसान की किसी चीज के अंदर, पर उस आस्था को वहां तक सीमित रखो जो हमारी ग्रंथों के अंदर लिखा है। हमारी ग्रंथों के अंदर कहीं नहीं लिखा कि अगर आप कोई मूर्ति लाए हो विसर्जन करने के लिए, उसके ऊपर इतनी सारी मालाएं, उसका क्या जरूरत है? उसके ऊपर जो आप कपड़े इतने बड़े बड़े ला रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? वो कपड़े गलने भी नहीं अंदर। वो जो नीचे आपने फट्टा लगा रखा है, उसकी क्या जरूरत है? जो फ्रेम लगा रखा है, उसकी क्या जरूरत है? जो चीज़ जल प्रवाह करने की, जैसे आपने भभूति होती है, कई बार ना अगरबत्तियाँ घरों के अंदर जलाते हैं, मंदिरों के अंदर जलाते हैं, वो जरूरी है, चलो उनको जल प्रवाह कर दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अस्थियाँ होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ग्रंथों के अंदर लिखी है कि अस्थियाँ जल प्रवाह करनी है। अनमोल भाई जी, ये चीज़ें नहीं लिखी है कि हम फ्रेम, फोटो के फ्रेम भी डालें, या कोई घर के अंदर एक ना, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, ट्रॉली भर के टाइल और पत्थर ले गया। मैंने कहा भाई ये क्यों डाल रहा है? कहता है हमने पीर तोड़ा है। कमाल की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, कहता है हमने पीर तोड़ा है इसलिए ये सारे। आशुबाजी ये कह सकते हैं कि ये जो हड़ आए हैं ये इन्हीं लोगों की वजह से, बिल्कुल मूर्खता की वजह से। ये
पुण्य के चक्कर में पाप कर रहे हैं यार। कितने मूर्खता जानवर मर रहे होंगे अंदर पानी में। ये भगवान खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अनमोल करते हैं ना भाई, जल प्रवाह। आप मेरा अगला पॉडकास्ट करो ना करो 2028 के अंदर में हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, लेकिन मैं पॉडकास्ट करूंगा। उस वक्त मैं बहुत खुलासे करूंगा। क्या करोगे उस टाइम? उस पहले ही टाइम कर बताऊंगा दो, मैं आपको बहुत चीजें। पहले ही कर दो। पता क्या चक्कर है, अगर मैं जीवित रहा तो, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि मैं रहूंगा, अगर मैं रहा तो मैं जरूर आऊंगा। क्या करोगे ऐसा 28 में? मैं बताऊंगा आपको किस किस कारण मुझे से पहले हमारा- बता दो, क्या पता मैं ही ना रहूं 28 में। नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। अगर नहीं रहे तो फिर क्या छोटे करोगे फिर हम कैसा करेंगे। 28 में? बस बताऊंगा कि मैं किस किस तरीके से अगर चाहते, अभी अगर हम चाहे ना, अगर हम बोल देना तो हमारे ना यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे हमारे को पीछे से कि भाई ये मत करो, मानेंगे नहीं लोग। पर लोग अभी आपने खुद अपने मुंह से बोला कि हम किसी को समझा नहीं और सकते, नहीं समझा सकते। तो मुझे मैं पता ना, अगर बोल तो मैं रहा हूं बोला कि- तो मुझे पता यहाँ से निकलते मेरी हालत क्या होगी। बेवकूफ बनाना आसान है, बेवकूफ बन रहे हो ये समझाना मुश्किल है। मुश्किल है। कोई बंदा रोड पे मैं खड़ा, गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं अभी बोल गया ना, मैं अपने घर तक नहीं जाऊंगा। फिर ना ही बोलो, कंट्रोवर्शियल गारंटी दे रहा हूँ मैं चीज की। कोई रिलीजियस मुद्दे होंगे। हाँ, अगर मैंने बोल पड़ा मैं अपने घर तक नहीं पहुंच नहीं पाऊंगा। नहीं, लोड ही नहीं है फिर तो। फिर मेरे तो को घर तक नहीं जाने देंगे, मेरे को मार देंगे, मेरी पूरी फैमिली को मार देंगे। नहीं, लोड ही नहीं फिर तो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हो जाएगा ना, तो तब मैं कहूंगा कि भाई मैं इस चीज के बारे में बोलना नहीं चाहता था। चलो उम्मीद है कि लोग कुछ समझ चीजें जाए। नहीं, मैं अरदास करता हूँ। देखो अनमोल जी, मैं एक चीज बोलूँ, मैं पहला बंदा हूँ, फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं अपने काम की दुआ नहीं करता। रोटी देने वाला वो गुरु है, वो रब है, वो ईश्वर अल्लाह भाई गुरु है। रोटी देने वाला वो रब है। मैं पहला बंदा हूँ कि जो मैं अपने काम की अरदास नहीं करता कि भाई मैं किसी के घर का कोई जीव मरे और मेरे घर के चूल्हे जले। मैं कहता हूँ कि मेरे जब भी नहर से निकलता हूँ ना, मैं अपने बच्चे को भी कहता हूँ दुआ कर ले कि बेटा कोई डेड बॉडी ना मिले, रब से अरदास कर ले कि कोई डेड बॉडी ना मिले। क्योंकि मुझे पता है कि जब वो डेड बॉडी घर उस टाइम निकालते, जब तो कुछ नहीं, जब वो डेड बॉडी घर पहुंचती है ना, वहाँ के जो मंजर होते हैं ना, अनमोल भाई जी आप पॉडकास्ट करते हो, अगर आप अपने आंसू रोके, मैं आपकी जुत्ती के अंदर पानी पी लूँगा। आप अपने आंसू को रोक नहीं सकते वहाँ। वो तो 100%। जब उनकी माओ को, उनकी बहनों को, उनके परिवारों को, और मैंने 3 केस ऐसे हैं जिनके अंदर देखा मैंने, डेड बॉडी रखी ऑन द वे, वो वहीं मर गए डेड बॉडी का स्टिकल देखते ही। वो On the क्या spot, केस था 3 बताओ, केस। क्या केस था वो? जैसे एक मर्डर केस हुआ था, नाम नहीं लूँगा मैं, एक मर्डर केस हुआ था, उसकी जब डेड बॉडी हम लेके गए ना वहाँ पे, तो उसकी सगी बहन को जब पता लगा कि भाई ये मेरे ही बेटे ने मार दिया अपने मामा को, सगे मामा को, एक अपनी मामी के अवैध संबंधों के चक्कर में, तो उसने डेड बॉडी को देखने के बाद वो वहीं दीवार से लगी, ऐसे दीवार से बैठी ऐसे मर गई। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे पानीपत के अंदर, जब मैंने उनको बोला कि भाई चेहरा इतना खराब मत दिखाओ, उसकी बीवी ने बस ऐसे देखा, एक झटका लगा और पीछे गिर गई और वहीं मर गई। मैंने बोला भी चेहरा मत दिखाओ, बहुत भयानक हो रहा है। तो ऐसे 3 केस मेरे सामने है जिसके अंदर ऑन द स्पॉट डेड बॉडी देखने के बाद बंदे मर गए। तो हम इसीलिए जो डेड बॉडी, अब हम अनमोल जी क्या करते हैं, डेड बॉडी को पहले ही फोटो कर लेते हैं, सारा उसकी वीडियो कर लेते हैं, सब चीज़, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब ओके कर लेते हैं। हम जो डेड बॉडी पैक करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ जिस तरह की डेड बॉडी हम पैक करते हैं, पर डर के कह रहा हूँ शायद हिंदुस्तान में कोई ना करता। हम उसको पहले नहीं लाते हैं, पूरे मान सम्मान से पूरी साफ़ सफाई करते हैं, जितने कीड़े होते हैं सब उनको हटाते हैं, उनको कॉटन से साफ़ करते हैं, सेवोलोन, डिटोल और फॉर्मलिन लेकर उनको अच्छी तरह बिल्कुल बॉडी को वॉश एंड नीट एंड क्लीन करके, फिर एक पाउडर, फिर उसके ऊपर एक लेयर और जितना भी केमिकल हो सारों को मिला के मिश्रण बना के लगाने के बाद एक तिरपाल के अंदर, फिर एक कपड़े के अंदर, फिर एक तिरपाल, फिर उसके बाद पैक करके अच्छी तरह रस्सी लपेट करके उसको रैप करके फिर घर लेके जाते हैं। हम उनको एक ही बात कहते हैं, अगर तुम एम्बुलेंस में ही चादरें डालना चाहते हो डाल लो, अगर नहीं एम्बुलेंस में डालनी, अगर तुमने अस्थि के ऊपर भी रखनी है, प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ बांध के विनती है, खोलना नहीं। अगर किसी ने फोटो देखनी है, चेहरा देखना, मेरे पास है, आप देख लो। क्योंकि भाई जी जब पोस्टमार्टम होता है ना, मैंने खुद ने भी करा है, यहाँ से खोल दिया जाता है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पाड़ दिया जाता है पूरा, और सारा अंदर का सामान सारा विश्रे के रूप के अंदर वो सैंपल के लिए चला जाता है, जिसके अंदर लम्फ, हार्ट, किडनी, दांतों के लिए 3 चीज़ होती हैं, जैसे दांत ले लिए, बाल ले लिए और हंसली की हड्डी, ये 3 चीज़ें DNA के लिए रखनी पड़ती हैं। कल को हो सकता है वो पित्ता इसलिए लेते हैं, पित्ता और हार्ट इसलिए लेते हैं कि ये पता लगे इसकी मौत का कारण क्या है, कि भाई इसको मार के फेंका गया या इसने सुसाइड कर लिया, इसका पानी में डूबने से मौत हुई, वो सारी चीज़ों के लिए रखने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जब हम उनके तक पहुँचा कर वो सारी फोटो करके जब घर जाते हैं, हम सिर्फ उनको यही बोलते हैं, मत देखो भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो कई बार घर वालों को शक भी तो हो सकता है कि शायद डेड बॉडी किसी डेड बॉडी अलग रहे, हाँ ये भी एक रीज़न है, मुद्दा ये भी कि कई बार हमारे को ये हो जाता है कि तुमने डेड बॉडी वही है कि कोई और है। हम उसके लिए निशानियाँ रखते हैं अनमोल जी, जैसे उसकी चैन, कई ना चोर ठग भी नहरों के ऊपर उनकी ना पहचान खत्म करते हैं, चैन निकाल दी, घड़ी निकाल दी, अंगूठी निकाल दी,
और जबकि सबसे ज़्यादा बड़ी मेन चीज़ ये डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करवाना, परिवार को सर्टिफाई करना। लेकिन इस चीज़ का तजर्बा है, रब की कृपा है कि चेहरा देख के ना बताते हैं डेड बॉडी वो है या नहीं है। अगर इनकार कर दी तो ख़त्म। तो उसके बाद हमने वो डेड बॉडी उसके घर जब लेके जाते हैं तो सारी चीज़ें उनको पहले समझाते हैं, भाई इसकी ये निशानियाँ मिली, अगर आपकी है तो देख लो। हाँ, जब ज़्यादा कोई क्रिटिकल केस हो जाता, अड़ गया, कोई खतरनाक केस हो गया कि परिवार उसको पछाड़ने से इनकार कर रहा है, मैंने कुछ परिवार ऐसे देखे उनकी डेड बॉडी इनकार करके हमारी नहीं है उनकी, फिर मैंने वहाँ पे फिर पुलिस का सहारा लिया, फिर उसका डीएनए प्रोसेस रखवाया। हर बॉडी का डीएनए नहीं करवाते? हर का नहीं करवाते। तो आशुभा जी ऐसी कौन सी डेथ है जिसका डीएनए नहीं हो सकता, जिसका डीएनए में पता नहीं लग सकता कि मौत का कारण क्या है? वैसे तो तकरीबन पता ही लग जाता है, तकरीबन कोई भी डेथ ऐसी कोई भी डेथ ऐसी हो कि उसके डीएनए से पता लग जाता है कि कौन है। बस ज़्यादातर हमारे को आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, लोग ना आजकल सोशल मीडिया पे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें डेड बॉडी में उसके फिंगर लगा लो, 24 घंटे के बाद ना फिंगर काम करने बंद कर जाते हैं। अगर पानी की डेड बॉडी है ना, तो पानी के अंदर डूबा है और उसके फिंगर आप लगाओ, फिंगर काम ही नहीं करेंगे, फिंगर खत्म 24 घंटे में। 24 घंटे फिंगर खत्म हो जाते हैं। अब किसी भी मेडिकल आपके पास इतनी, मैं शायद जितना मैं जानता हूँ आपके साथ हर वर्ग का लोग जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भी हैं, IAS अफसर भी हैं, जज भी जुड़े होंगे, वकील भी, सारा पुलिस महकमा, सब तरह के लोग जुड़े हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ 24 घंटे के बाद फिंगर काम नहीं करता, जितना मर्जी जोर लगा लो। हाँ, नहीं कर सकता क्योंकि फिंगरप्रिंट भी कौन सा बड़ी मोटी लहर है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, हमारे शरीर की 3 परतें होती है, खाल होती है 3, पहली परत उतर गई तो समझ लो जब भी फिंगर खत्म। ये पहले ही तो है फिंगर हमारा, दूसरे में हमारा फिंगर ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। जैसे अभी आप कोई माचिस की तिल्ली लग जाए, एकदम फोका पड़ जाता है, एक मोटा से फूल जाता है, उसको उतर वो पहली खाल हमारे अंदर से एक चिट्टी स्किन निकल जाती है, वाइट कलर की स्किन निकल जाती है। तो अगर ये खाले उतरनी शुरू हो, हर डेड बॉडी उतर जाती है। नहर के अंदर 3 चीज़ें नोट कर ले, नहर के अंदर 3 बातें होती हैं, सरदार गिरा मुन्ना बन जाएगा, उसकी कोई पहचान नहीं सरदार है या नहीं है, बाल उतर जाते सारे बाल उतर जाएंगे। आदमी काला गिरे, गोरा गिरे या गेहुआ कलर, कोई भी कलर, चिट्टा हो जाएगा, अंग्रेज बन जाएगा, बिल्कुल अंग्रेज बन जाएगा। और तीसरी बात कि कोई गारंटी नहीं है उसके शरीर के ऊपर, चाहे उसने जींस पहनी है, कपड़े पहने, टी-शर्ट पहनी है, बेल्ट लगाई, वो नंगा हो जाएगा अक्सर। तो ये 3 बातें हैं नहरों के ऊपर जो लोगों ने समझ आती। आशुभा जी, सबसे दुनिया में गंदी स्मेल बॉडी की होती है, सड़ी की, सही बात है? ये बात है, सबसे ज्यादा जो स्मेल है वो इंसान की है दुनिया में, इससे ज्यादा गंदी स्मेल, इससे ज्यादा गंदी स्मेल किसी की नहीं। तो आपको सबसे पुरानी बॉडी आज तक कितने साल बाद मिली? सबसे पुरानी मेरे को 8 साल बाद मिली थी, गाड़ी के अंदर मिला था एक बंदा, गाड़ी में था, स्टीयरिंग पकड़ के था ऐसे। अभी आपका दिल कैसा बन चुका है इतनी डेड बॉडी देख देख के? देखो, जब इंसान किसी काम को करना है, मेरे को 2 चीज़ों का वो है। अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि मेरे को 2 चीज़ों का है, एक तो मेरे को स्मेल नहीं आती, अब मेरा ना दिमाग है, ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं। दूसरा, मेरे को डेड बॉडी में ये नहीं लगता कि ये बंदा डेड है। जब मैं कहीं, अभी मैं आपको एक बताऊंगा, अग्रवा मेडिकल के अंदर रहता था मैं, खानपुर मेडिकल के अंदर, रोज डेली डेड बॉडी जाता। एक दिन मैं लेट हो गया, वहाँ पे ना अनमोल जी 13 डेड बॉडी पड़ी थी, मैं उनके बीच में जाके सो गया। और आज भी मेरे को लोग ये कहते हैं, जो मेरे ऊपर ना एक फिल्म आ रही है, सन ऑफ द रिवर, नदियों का बेटा, एक फिल्म आ रही है मेरे ऊपर जो हॉलीवुड ने की है, शास्त्रा प्रोडक्शन ने, गायत्री मैम उसकी डायरेक्टर है। तो वो फिल्म हमारी 2026 के अंदर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, 2026 के अंदर रिलीज, पहले बारली खंड OTT प्लेटफार्म के है। उसके अंदर जो मेरे ऊपर दर्शाया गया सबसे पहले ये था कि मैं डेड बॉडी को उठा के पीछे बांध के ट्यूब से लेके आता था नहरों से, और वो सारे सीन फिल्माए गए। तो वो आपके पास असली वीडियोस भी पड़ी हैं? ओरिजिनल है मेरे पास, रियल है मेरे पास वो। तो मैं उनको डेड बॉडी को ऐसे बांध के आता था, मेरे को डर नहीं है कि पीछे डेड बॉडी बंधी हुई है। सारे गोताखोर मेरे कहते हैं बन के मामा का पुत्र, मतलब मेरे को ये कहता है कि बस ये डेड बॉडी का हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब जितनी डेड बॉडी मैं उठाता हूँ ना, उनके पेट दबाता हूँ सारे, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी सिमट के वो ठीक हो जाए, क्योंकि डेड बॉडी का जहाज बन जाए, ऐसे खुल जाती है अनमोल भाई, ये सारी चीज़ें टाइट हो जाती हैं ऐसे करके, डेड बॉडी बहुत हार्ड हो जाती है। आप अक्सर आपके यहाँ गिल्लो वाली नहर निकल रही है, आप देखते हो अगर कोई डेड बॉडी तो वो इस तरह होगी, ऐसे करके आएगी, ऐसे करके, तो हमें उसको सारी को इकट्ठा करके इस तरह लाना। वो कैसे? बस उसमें कुछ केमिकल लगाते हैं, कुछ रैप करते हैं, उसको पैकिंग करके रस्सी से हमें उसको सीधा करना पड़ता है सारे। एक यहाँ रस्सी बांधते हैं, एक यहाँ पे बांधते हैं, एक यहाँ पे, एक पैरों में बांधते हैं, 4 रस्सियों को जो है ना बंद लगाना पड़ता है, इससे वो। आशुभा जी, लाश को देख के कभी लगा कि ये अमीर लाश है, ये गरीब लाश है? अक्सर भाई सारे अमीर मरते हैं, गरीब मरता नहीं, हकीकत तो ये है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको। तकरीबन 90% लोग वो हैं जो अमीर हैं, क्योंकि तंग पता कौन है आज के टाइम में? जिसके पास पैसा ज़्यादा, धन जिसके पास ज़्यादा है। गरीब तंग नहीं है, गरीब तंग नहीं है, वो तो क्या कि 500-700 रुपये की दिहाड़ी करता है, दाल भात चावल रोटी खा के आराम से सो जाता है, बिल्कुल
सवेरे फिर उसको पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ताज़ा कमाना है। उसका क्या है कि रोज़ कुआं खोद देगा, रोज़ पानी निकाल लेगा, उसका ताज़ा है। पर इनके जो अमीर हैं उनके ऊपर टेंशन है। कई आदमी मेरे पास इस तरह के लोग देखे जिनकी मैं डेड बॉडी निकालता हूँ, कहते हैं यार मेरे अंदर शरीर में ये बीमारी है, इसका इलाज करा करा के मर गया, मेरे को मर जाना चाहिए। तो वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं। कई लोग हुआ जिनके घरेलू कलेश है, पैसा ज़्यादा है, भाई मेरे बच्चों ने इज्जत नहीं करी, बच्चे मेरे को छोड़ के अमेरिका कनाडा भाग गए हैं। अक्सर वृद्धाश्रमों के अंदर, मैं बहुत कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ, अक्सर वृद्धाश्रमों के अंदर वो लोग हैं जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है। सच है जी। चेक कर लेना, वृद्धाश्रम के अंदर वो लोग मिलेंगे जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। गरीब तो वृद्धाश्रम में होएगा नहीं, गरीब नहीं होगा। मनुष्यता की सेवा वाले काम कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास जब वो किसी को उठाते हैं ना, तो भाई वो वीडियो बना कर डालते हैं, उसके अंदर ये बोलते हैं कि ये जो बाबा है ये 50 किले का मालिक है, ये 20 किले का मालिक है, ये फलानी कंपनी का मालिक है, उस कंपनी का मालिक है। जितने भी, सिर्फ मैं तो एक मनुष्यता की सेवा एक NGO का नाम लिया है, ऐसी हजारों NGO जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, उनके पास जितने भी है ना, उनके अंदर तकरीबन कहते हैं ये फलाना फिल्म स्टार था, ये फलाना सिंगर था, ये फलाना सेलिब्रिटी था, इनके पास इतना थी, इतनी धन थी। वो लोग पागल हुए फिर रहे हैं। अब मेरे को एक बंदा दिखा दो कि जो कहते हैं कि ये गरीब बंदा जिसको मैंने सड़क से उठाया। सही बात नहीं है कोई। अक्सर है ये जितना पैसा उतनी टेंशन है, समझ रहे हो। अक्सर जिनके पास जितना पैसा उतनी टेंशन। आपको किसी ने कोई बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, कोई फाइनेंशियली कोई चीज़ का, किसी की डेड बॉडी मिलने के बाद? डेड बॉडी मिलने पे तो नहीं, बस वैसे हाँ, डेड बॉडी मिलने पे जो मैंने अभी जिक्र किया, जिसकी बहन मर गई, एकदम देखते सार मर गई, उन्होंने मेरे को सबसे बड़ा फाइनेंशियली वो किया था। कितने पैसे दिए थे उन्होंने? उन्होंने 1,51,000 रुपये दिए थे डेड बॉडी ढूंढने के। वैसे लोगों ने दिए। पानीपत से मेरे को एक बार 4 लाख रुपए मिले थे मेरी टीम को, किसी ने 4 लाख रुपए डोनेशन मतलब दी थी। अभी आ गया था मैं, किसी ने 1,51,000, जिनके मैंने अभी पॉडकास्ट बनाए, उन्होंने 1,51,000 रुपये हमारी टीम की मदद की। वैसे कुछ चार्ज रखे हुए बॉडी निकालने? नहीं, पहले थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कैमरा बोल रहा हूँ, पहले मैं पैसे लेता था, लेकिन कुछ विविधता, कुछ ऐसी चीजें मेरे। कितने पैसे लेते थे पहले? 10,000, 12,000, 15,000। अब कैसे आती है फोन आपको डेड बॉडी के लिए? फोन करते हैं? अब तो बिल्कुल फ्री है, नीट एंड क्लीन से। उसका मन है दे दो, नहीं देने ना दो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेते, यानी जीरो का मतलब जीरो है। अच्छा, लेने ही नहीं? बिल्कुल नहीं लेना। अगर श्रद्धा से कोई दे अपनी, वो फिर तो देखो, अगर कोई अपनी श्रद्धा से दे रहा है, अगर कोई हमारी मदद बोलने नहीं, सर। चाहे वो 1100 दे दे, कुछ भी चाहे वो ना दे, ना भी दे आएंगे। तो खर्चा क्या आता है शुभ जी आपका बॉडी निकालने के लिए? एक बॉडी निकालने के लिए तकरीबन 8 से 10,000 रुपये खर्च आते हैं। कैसे? एक बॉडी को ढूंढना, निकालना 8 से 10,000 रुपये खर्च आता अकेले ही ढूंढते हो फिर? है। अकेले ही ढूंढते। और जैसे पानी गंदा होता है कई बार नहरों का, अंदर से जब आप डाइव करके सिलेंडर लगा के जाते हो तो देखते कैसे हो पानी में? विजिबिलिटी अंदाजा सिर्फ देखो, दिखता तो नहीं अंदर? नहीं दिखता नहीं, अगर गंदा पानी है तो। अब जिस तरह का पानी अब नहरों में बरसाती चल रहा है तो पानी में दिखना बंद हो गया। अक्सर जैसे ये भी मेरे को पता है, ये मैंने हाथ फेरा, मेरे को पता है स्टूल है, ठीक है ना, भले ही लकड़ का है, पर डेड बॉडी का पता लगे ना, इंसान है ये, अंदर अंधेरे में पता लगता है, डेड बॉडी उठा लो। कई बार ना हमने ऐसे ऐसे हादसे देखे अनमोल भाई जी, कई बार जैसे बस गिर गया, कोई गाड़ी गिर गई, वहाँ पर डेड बॉडियाँ पड़ी थी बहुत सारी। तो हम ना कोशिश करते कि रस्सी ले आने की, 1 को बांध दिया, 2 को बांध दिया, 3 को बांध दिया, फिर बाहर कहते इशारा करते भाई खींच ले सारे को। और हर जगह भाई हम कामयाब भी नहीं होते। अभी हमने हाल ही के अंदर उत्तराखंड का एक काम किया है, तो उम्मीद थी कि ट्रक के अंदर 2 बंदे, लैंडस्लाइड हो गई थी, ट्रक गिर के अंदर, वो बंदे अभी भी, अब जाऊंगा मैं वहाँ पे, ये बस हार्ड निकल दे मैं जाऊँगा। उसके बाद जैसे हमने ट्रक में रस्सी बांधी, वो पत्थरों के नीचे ट्रक दबा हुआ था। अब वो ट्रक की चेसी आ गई, वो बंदे भी अंदर है और ट्रक भी अंदर है, सिर्फ चेसी आई है बाहर, वो डेड बॉडी अंदर ही पड़ी है भाई। अब जाएंगे उनकी मदद। अनमोल भाई जी, कई जगह हमारा बस नहीं होता, हम मजबूर हो जाते हैं। मजबूर क्यों हो जाते हैं कि अब इतने बड़े बड़े पत्थर अनमोल भाई, उनको पानी के अंदर हटाना, और वो भी गंगा स्टम उफान के ऊपर, गंगा के अंदर है नीलकंठ, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? अंदर है। कई बार आप मरते मरते बचे हो पानी के अंदर? कई बार हुआ। सबसे बुरी घटना? सबसे बुरी घटना हुई है मेरे साथ में एक बार। कब? एक बार किसी ने, जैसे मच्छी की डोर नहीं होती जो मच्छी पकड़ते हैं कांटे, किसी ने कहा ना कांटे अंदर फंस गए, वो टूट गए, वो कांटे को पूरा एक ना 12-13 कांटे लगे हुए थे, और वो डोर इतनी मोटी, इतनी मजबूत डोर थी, वो ना एकदम शरीर के अंदर इस जगह पे ऐसे घुस गई, जैसे शरीर के अंदर घुस गई वो, और घुस गई तो वो निकले ही ना मेरे से। मैंने बड़ा जोर लगा लिया, फिर आखिर करके मैंने मांस ही, और जितना मेरे से हुआ मैंने कोशिश करके उसको उखेड़ दिया, यहाँ से नहीं गिरा, मैंने उसको उखेड़ दिया ऐसे करके, ये देखो निशान नहीं है, नहीं तो अंदर ही फंस जाना। हाँ, ये अंदर ऐसे करके यहाँ तक घुस गया था, तो फिर मैंने मांस ही उखाड़ दिया पूरा ऐसे। कुछ डेड बॉडी ऐसी अभी जो 2006 के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा केस किया था, जिसके अंदर पूरा इलेक्ट्रिक मीडिया के ऊपर चढ़ा था, 10 ट्रक हसला मिला था फतेहगढ़ साहब, बताया था आपने पिछले पॉडकास्ट में। उस टाइम ये बम यहाँ फंस गया, तब भी मैं फंस गया था,
उन्होंने कैमरों में देखा है चीजें। तो भाजी आपको सरकार सीरियसली क्यों नहीं लेती? जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में इतना बोला, तो वो पॉडकास्ट एक चीज सरकारी और बंदों ने बोलूं। भी देखा ही होगा। हाँ, मैं एक अच्छे चीज बंदे बोलूं। भी कोई सरकारी होंगे ही पॉडकास्ट देखते हुए। सर मैं एक चीज़ और बोलूँ, मेरे पास है ना, पता नहीं क्या मेरे को ना लोग अनपढ़ समझते हैं, शायद ये ऐसी बकवास करता है। मैं आज आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, मेरे पास एक ऐसा ग्रीन प्लान है, अगर सरकार चाहते हट नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लिख के दूंगा उसको। एक कैसे क्या? एक ग्रीन प्लान है मेरे पास ना एक पाइपलाइन का सिस्टम है, तो अगर सरकार में से टाई अप करे ना तो मैं उस सिस्टम को कर सकता हूँ। ये जो नहरें हैं ना, ये भी स्वस्थ हो सकती हैं। जो टूरिज्म आप पहाड़ों की तरफ जा रहा है, मेरी गारंटी है पंजाब की तरफ मुड़ जाएगा। वो क्या सिस्टम है सिस्टम, वो बता दूंगा, मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। वो क्यों? बस चोरी अगर हो सरकार कोई बंदा है टाई अप मेरे से करेगा, तो वो फिर आप पैसे लेके बताओगे? नहीं, फ्री सेवा मेरा वादा है। फ्री का मतलब फ्री बिल। जो मैं एक चीज़ बताऊँ, इसके बदले क्या चाहोगे फिर आप? कुछ नहीं, ना नाम ना कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि सरकार उस चीज़ के ऊपर काम करे, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बड़े तरीके से देखा। हम ना बाढ़ को डिवाइड कर सकते हैं। चलो मैं एक छोटा सा प्लान बता भी देता हूँ। हम ना बाढ़ को डिवाइड कर सकते हैं। अंडरग्राउंड हम ना सीवरेज डालते हैं मुंबई के अंदर, सारे अंदर सीवरेज है पूरी मुंबई के अंदर। पंजाब इतना बड़ा सूबा नहीं है, हम चाहे तो उसको अंडरग्राउंड उसी लेवल के ऊपर इतना बड़ा सीवरेज डाल सकते हैं। पानी की सप्लाई जहाँ के लिए? पानी ज़्यादा है ना, उस पानी को खींच के उस इलाके में क्रॉस करवा सकते हैं, जिस इलाके में नीचे, और पानी को वहाँ पे बर्दाश्त किया जा सकता है। तो उसको अलग अलग टर्नलें बना के ये सारा पानी टर्नलों के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। शहरों को नुकसान नहीं होगा, पिंडों को नुकसान नहीं होगा, टर्नलों के जरिए जमीनों के नीचे से पानी निकल जाएगा। टर्नल जो बनेंगी उन टर्नलों के जरिए राजस्थान में भी, हरियाणा में, हर जगह पानी जाएगा। कहते हैं कि पानी 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 की लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में, बताओ पानी राजस्थान रो रहा है। अगर वो टर्नलें बना के वहां तक पहुंचा दी जाए, इसके लिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, राज्य सरकार की मदद करनी होगी। बताओ, पहुंचाओ भाई हमारी बात है आशुपा जी की। पहले भी इन्होंने एक वार्निंग दी थी, क्योंकि ये पिछले 31 सालों से नहरों का काम कर रहे हैं, तो बंदा मतलब कहते रग रग तो वाकफ है। एक बात अनमोल जी, जब हमें पता है कि हमारे पर आपदा आती है, ये जो हड़ आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं सर? पहाड़ों से। पहाड़ों से। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। हमारा कोई लेना देना है? नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना कुछ नहीं है। पंजाब का, पंजाब क्यों मर रहा है? वो सारा पानी यहाँ से आ रहा है। अच्छा, ये पानी हम पाकिस्तान से छोड़ रहे हैं, उनको हमारे से कुछ लेना देना है? मर वो रहे हैं। तो हमें क्या है कि इंसान के लिए काम नहीं कर रहे, हम बिजनेस के लिए काम, धंधा चला रखा हमने। तो जिस दिन हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, जहाँ से पहाड़ों से पानी गिरता है ना, वहीं से वो टर्नलें बनानी शुरू कर दी जाए। टर्नलें तुम वैसे भी तो बना रहे हो, अगर वो टर्नलें जमीन के नीचे सिर्फ इसलिए पहाड़ों को ना खोदो, वो टर्नलें सिर्फ इस जगह पे बनाओ जहाँ पे समतल जमीन है। तो एक रील भी तो वायरल हो रही है ना कि ये बाढ़ आई नहीं है, लाई गई है। ये धंधा है बड़ा, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े वो निकलते हैं, टेंडर निकलते हैं। ये अब जो नुकसान हो रहा है, अब ये टेंडर भरेंगी कंपनीज, वो गवर्नमेंट टेंडर देगी, रोडें खत्म हो गई कितनी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये बन जो टूट रहे ये पक्के कभी नहीं हो सकते? टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सब चीज़ है ना सरकार के पास। भाई साहब, सुबह उठते हो उसका टैक्स, आप रोड पे चलते हो उसका टैक्स, जब गाड़ी खरीदते हो उससे पहले भी आप रोड टैक्स देते हो, और फिर उसके बाद रोड पे चढ़ने के बाद टैक्स देते हो। आप एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो अब बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन, ये अनमोल गुआत्रा की 100 गज का प्लॉट लगा लो, आपने इसकी रजिस्ट्री कराई, तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये इसकी रजिस्ट्री पे कराने पड़ेंगे। फिर ये अनमोल गुआत्रा ने दूसरे को बेच दी, फिर 30 से 40 हज़ार, फिर उसने तीसरे को बेच दी। कहाँ जा रही हो पेमटें? एक एक जमीन हजारों बार बिक चुकी है। हमारे देश की जमीन मेरे ख्याल 1 लाख बार बिक चुकी होगी। कहाँ गया वो पैसा? छोटा तो नहीं है। नक्शा करवाने में कितना पैसा लगता है, सीवरेज करवाने में कितना पैसा लगता है, बिजली का कनेक्शन लेने में कितना पैसा लगता है, ये कहाँ जा रहा है पैसा भाई? टैक्स तो चलो छोड़ दो, ये जो संस्थाएं पैसे ले रही हैं इतने, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये जो मेरे को लगता है शुभ जी, ग्राउंड पे ना सिस्टम ना होने की वजह से स्ट्रक्चर नहीं है। हर बंदा अपना झंडा, नाम का झंडा उठाने के लिए या दिखाने के लिए नुकसान लोगों के पैसों का कर रहा है। सही है। मैंने बताया ना, एक बंदा मेरे को मिला था ना, यूपी से आया था, जो जिसके बारे में बोला, वो अपनी फोटो लगा के घूम रहा है, अपना नाम लिख के घूम रहा है। तो ब्रांड के लिए वो अपने आप को सिर्फ प्रमोट कर रहा है। तो ये जब तक सिस्टम, ये जो भाजी लोग घर बैठे किसी को भी दान भेज देते हैं, कोई बंदा उठता है रील डालता है, उसको लो भी ये समाज सेवी, किसी समाज सेवी को मेरे को लगता है पहले 10 साल तो परखना ही चाहिए। परखना चाहिए। नहीं, एक चीज और बता रहा हूँ, हमारे जितने भी दानी है, जितने भी बेचारे बाहर NRI भाई बैठे ना, इनको ना मूर्ख बड़ी जल्दी लोग बना देते हैं, बहुत जल्दी इनको बेवकूफ कर देते हैं। सबसे जरूरी है क्या कि इनका लोकल नेटवर्क है, उस लोकल नेटवर्क को एक्टिव करो। NRI को कह रहा हूँ मैं, जितने भी है ना, उनसे पता करो कि ये बंदा करता गया, उसके पीछे ना बंदे छोड़ दो। कुछ बंदे ना सिर्फ वीडियो तक ही सीमित है। रियल बता रहा हूँ, उस रब की कसम, वो इतना सब ABCD नहीं जानते उस काम की, जिस काम को दिखा रहे हैं। पता है। इतनी सी ABCD नहीं जानते। अगर यकीन नहीं आता, अगर किसी को साबित करना, उसके सामने मुझे खड़ा करो, मैं दिखा भी दूंगा। उससे भी आसान काम मैं बताऊं, बंदा छोड़ने की बजाय एक बंदा ही तनख्वाह पे रख दो,
हाँ किसी संस्था ने सपोज किसी एनआरआई ने 2 लाख रुपए देना है, फॉर एग्जांपल ABC बंदे ने 2 लाख रुपए पंजाब को देना है, वो बंदा पकड़ेगा अपने गांव में बहुत वेले हैं हमारे यहाँ पर, बेरोजगारी की बहुत कमी है, मेरे जैसे बंदे को रख ले 10,000 रुपये तनख्वाह, हर महीने अनमोल तेरे को 10,000 देना है, गाँव में जितने भी मरीज निकलेंगे सब तुझे फोन करेंगे, या एनआरआई को कोई टिप मिले और उसको बता दे कि जा भाई, वो एनआरआई को सारे बिल भेजे, हॉस्पिटल का नाम भेजे, उसके घर की वीडियो भेजे, लोड ही नहीं किसी संस्था को भेजने ये की। देखो ये चीज है, देखो भाई जो मैं चीज बोल रहा हूँ, भाई ने अपने मुंह से बोल दे, ये खुलासे कोई नहीं करेगा, देखो बंदे का नुकसान होना है, पता है इसको। नहीं कोई नुकसान नहीं है भाई को पता है, लोग अवेयर हो सुनो, जाएंगे। हैं? पाजी मैं भी बेला हो जाऊं, मेरी बात सुनो, सच ना बहुत कम लोग बोलेंगे, देखो ये सच है जो रियलिटी। मेरी बात सुनो, मैं भी अपना धंधा करूंगा ना, आप भी अपना काम करो। अब मैं एक एनजीओ चला रहा आप हूँ, अनमोल को गालियां काटते हो ना, ये देख लो, ये है वो बंदा जिसको आप गालियां निकालते हो, कहते हो कि इतनी गाड़ियां, इतना अमला, इतना अमली जामा, खुद बता रहा है आपको, तरीके बता रहा है, कहता है कि मैं वेला हो जाऊं, तरीके बता रहा है आपको। पाजी ये नोट कर देखो, लो। ये पंजाब में जो संस्थाएं खुल रही है ना, ये तरक्की नहीं है, ये बेइज्जती है, बेइज्जती है, हकीकत है। ये संस्था चलाना हमारा काम नहीं था। अभी मैं एक बात बोलूँगा, मैं अपने बेइज्जती वाली बात बोली, कल एक बंदा था वहीं पे हमारे साथ ही था बेचारा, वो कहता है भाई मैं 2 थैले राशन के ले आ सकता हूँ, कल बंदा हमारी टीम का ही, मतलब समझ लो, कहता है मैं 2 थैले ले आ सकता हूँ। मैंने की बात बोलूँ, अगर तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू अपने बच्चों का पेट भर सकता है, तो इस पर तेरा हक है, मैं मानता हूँ तेरा हक है। अगर तू अपने खुद की कमाई से अपने बच्चों का पेट भर सकता है और तू इतना निर्भर है कि तू अपने बच्चे पाल भी सकता है, परवरिश भी करता है, फिर इस पर कोई हक नहीं है। ये दसवंत निकला है, जकात फितरा निकली है, डोनेशन निकली है, दान निकला है। दान किसको लेना चाहिए? जो हक है, हकदार इस चीज़ का, जो बिल्कुल मजबूर है, जो नहीं कमा सकता, जिसके जो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बेचारा बीमार पड़ा है, मंजे पड़ा है, ये उनका हक है, ये हमारा हक नहीं। ये उसका हक है जो बेचारे इस टाइम प्रभावित हुए बाढ़ों से, या जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर गिर गए। आपने एक बात बोली थी कि वाकई में अब 10 दिन के बाद जरूरत पड़ेगी। भाई अब पता लगेगा किस किस के घर गिर गए। यार आशुभा जी, संस्थाएं ना पंजाब में खुलना मतलब बेइज्जती वाली इसलिए, ये काम सरकारों के है। मैं एक नौजवान हूँ 28-29 साल का, मेरे भी सपने हैं, मैंने घर बड़ा बनाना है, पैसे कमाने करना, ठीक है। ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये मेरा कारोबार है, कारोबार, और भी मेरे दिमाग में बड़े कारोबार चलते रहते हैं। पर ये एनजीओ है ना, ये एक हर इंसान में इंसानियत बैठी हुई, छोटी सी लुकी हुई, हर इंसान के अंदर दिल है। तो मेरा जो दिल है वो एक जरिया है, नाम भी इसलिए एक जरिया है। मैं चाहता हूं कि एक जरिया बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी को जरूरत ही ना पड़े। अब लोग बोलते हैं कि खुद करो, खुद कैसे करो? कोई प्लान है? हर बंदा बोल देता आगे कि अपने अपने गांव संभालो। कैसे? अब एक जरूरतमंद है, फॉर एग्जांपल मेरे को प्रैक्टिकली प्रूफ दो, एक गांव में किसी को जरूरत है, उसी गांव का एक एनआरआई बाहर करोड़पति बैठा है, ये दोनों आपस में मिलेंगे कैसे? मिलेंगे वो गरीब बंदे को नहीं पता मेरे पिंड में से कोई गया एनआरआई, और उसको वो अप्रोच नहीं कर पाएगा। एनआरआई को नहीं पता होगा कि मेरे गांव में कोई सच में जरूरतमंद है, उसके लिए एक जरिया बनी थी। गरीब बंदा भी अनमोल को मिलेगा, एक जरिया को मिलेगा, अमीर बंदा भी मिलेगा, मैं दोनों को मिलवा दूंगा भाई। अब बीच में मैं क्यों, मैं इस जितना टाइम भगवान मेरे से, चलो मैं सोचता हूं कि भगवान ने मेरे पे तरस किया है, ये मेरे से सेवा ले रहे हैं, पर जितना टाइम, जितनी एनर्जी मैं एक जरिया में लगाता हूं, अगर उतनी मैं अपने कारोबार में लगाऊं तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ जाएगा। तो मैं एक जरिया को क्यों बढ़ाऊं? क्यों? मेरा बिजनेस है, एक जरिया से मैं तनख्वाह लेता हूं, एक जरिया से मैं को पैसे कमा रहा हूं, कुछ भी नहीं। इसीलिए चाहता हूं कि संस्थाएं बंद होनी चाहिए, कि लोग अपने आसपास वाले लोगों को संभालें, जैसे आपने बोला था अपने रिश्तेदार को संभालें, अपने रिश्तेदार। अब एक जरिया में आप गवाओ, 2 दिन से हमारे पास बैठे हो, कितनी दवाइयां वापस भेज रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दिल पे हाथ रख के बताओ भाई। अभी फोन आ रहे हैं, मैं ना एक बात बोलूँ, आपको नहीं पता, शायद आप अंदर बैठे थे, मैं 2 घंटे से ना ये आपके ना लोगों के फोन ही सुन रहा हूँ कि जो फोन आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने डोनेशन भेजनी है, कोई कहता है मैंने सामान भेजनी है। आपके बंदे उनको मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है, आपके बंदे पता है उनको सीधा क्या बोल रहे हैं कि 10 दिन के बाद, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कह रहे 10 दिन के बाद हमें जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ना 10 करोड़ रुपए की डोनेशन के फोन आए हुए हैं। चलो बोलनी नहीं थी मैंने बात, ऑन कैमरा बोल देता हूँ। 10 करोड़ रुपए, 50 लाख वाला बंदा, 20 लाख वाला बंदा जो बोल रहा है भाई 50 लाख भेजना है, कैमरे पे देख रहे होंगे। मैंने बोला नहीं चाहिए, तुम दे दोगे, जिम्मेदारी आ गई मेरे पे, और ये संभालना कैसे है? मैंने कहा 10 दिन रुक जाओ। मैं वीडियो डाल रहा हूँ बार बार कि 10 दिन रुक जाओ। ना पंजाब भागा जा रहा है, ना मैं भागा जा रहा हूं, ना तुम भागे जा रहे हो, हम तीनों यहीं पर है ना, तो रुक जाओ। अभी ये जो रील वाले सोशल वर्कर चल रहे हैं सारे, नहीं कुछ, उनको वेले होने दो, उनको वेले होने दो। क्योंकि अभी बड़ी संस्थाएं ना क्या कर रही हैं, जो छोटे छोटे धड़े शुरू हो गए, इनको बस रील और झंडा और नाम, ये 10 दिन बाद सारे अपने अपने कारोबारों में लग जाएंगे। या तो खुद एक एनजीओ बनाए। अब आप भी एक मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, आपके पास भी लोगों का दान है, मेरे पास भी लोगों का दान है, दोनों कंपटीशन में लगे हुए हैं। हाँ अच्छा, अभी ना मेरे को इसके बारे में और भी पता लगा था कि उसने सेट भी ले लिए किराए पे, कोठियां भी ले ली, और जितनी मेडिसिन, 10 करोड़ से भी ज्यादा मेडिसिन और सामान इकट्ठा कर लिया। कौन दान के लिए कौन मना करता है? सब बोल रहे हैं लाओ।
अब मैं इकट्ठी करने का तो 50 करोड़ की दवाइयां इकट्ठी कर लूं, बांटेगा कौन, बांटेगा कौन, देगा कौन उनको? आगे वही बात है, अच्छा लोगों को चीज़ मूर्ख बनाना आसान है, आसान है। ये समझाना, ये जो हम समझा रहे हैं इसमें लोग बोलेंगे ये तो बेवकूफ है। मैं क्यों इतना एक कौड़ा चीज हो रहा है, जैसे भाई ने बोली, अगर ये भाई ने दवाई इकट्ठी कर भी ली, एक चीज की एक्सपायरी डेट भी होती है पाजी। अब यकीन मानो 3 गाड़ियां एक गुड़गांव से बंदा आया, एक अभी कुरुक्षेत्र से आ रहे, मजबूरी पकड़ रहा हूं कि चल पड़े हैं, बाकी तो मैंने डांट के वापस भेजे कि मुझे अपना भार मत दे के जाओ, तुमने तो अपनी जेब में से दान निकाल के मेरे को दे दिया, अब आगे इंप्लीमेंट करना। ग्राउंड पे जाके जब आप दवाई बांटोगे तब सेवा लगेगी ना। आपने तो अपनी तरफ से मुझे गोलियां दे दी, ये लो अनमोल जी कर दी सेवा, गुरु ग्रंथ साहब जी या भगवान जी हमने सेवा कर दी, आगे पहुंचानी तो अनमोल ने है, उसकी टीम ने है। मैं जिंदगी में वो कभी काम आशु जी करके राजी नहीं हूं जिससे मुझे पता है कि इससे दान खराब होगा। मैं गालियां खा लूंगा, लोगों से पैसे नहीं लूंगा, पर मैं कभी ये नहीं करूंगा कि मुझे किसी ने डोनेशन दी और वो खराब हो जाए। मैं मरते दम तक 1-1 रुपए का जवाबदेही हूं, जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती। मेरी टीम ग्राउंड पे जाके आपके साथ दूसरे आशु जी घूम रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो असेसमेंट कर रहा है। हमने उसको बोला हुआ कि ग्राउंड पे तू असेसमेंट कर। अब फॉर एग्जांपल किसी के पंजाब में कोई पशु मर गए, अब उसको एक बंदे ने पशु ले दिए, वो पशु फिर बेच आया, फिर आ गया एक बंदा मेरे जैसा, उसने फिर पशु ले दिए। इसका कोई प्रिंट है किसी के पास कि कैसे करना है? सही 3 दिन से मैं यही सोच रहा हूं कि यार जिन्नी संस्थावां कोल जिन्ने लोग डोनेशन ਲਈ पंजाब च पहुंच गए, यार लोड़ तो ये 10वें हिस्से दी भी नहीं हैगी। क्या जरूरतमंद मरीज कल्ले हड़ों वाले इलाके में, क्या आपके इलाके में नहीं है? सब जगह। क्या लुधियाना के आसपास के गांव में नहीं है? सब है, पर लोगों को बस एक ही जगह चलना है, फ्रेम देना, बस फ्रेम लेना है, वो फ्रेम तक व्यू वहीं से मिल रहा है। मैं अजनाला के बारे में जरूर बोलूंगा। डेरा बाबा नानक अजनाला को लोगों ने इतना मतलब वो कर दिया और सारी ट्रॉलियों का उधर मोड़ रखा है। पाजी 500 ट्राली खड़ी रास्ते में, 500 ट्राली। देखो मैं आपको चीज, पटियाला जिला भी प्रभावित है भाई, मैं बता रहा हूँ। पटियाला जिले के एक ट्राली नहीं पहुंची अभी तक, एक ट्राली नहीं पहुंची अभी, अब पहुंचेगी। मैं बता रहा हूँ, पटियाला के अंदर भी बेचारे बाढ़ पीड़ित है, और ऐसे बहुत से इलाके अभी जो भाई ने बोला लुधियाना के कई इलाके हैं जो प्रभावित हैं। तो भाई अपना जो तुमने डोनेशन दिया ना, वो सारा का सारा ट्रालियां भर भर के ना वहां पे बनों के ऊपर रखा, और उसको कोई पहुंचाने वाला भी नहीं आगे तक, और सारा भर गया। सच बात है। कल आपकी बोट में कितना सामान बांटा है, कितना सामान, मेरे को लग रहा है आज कल बांटने वाले आ जाए ना तभी ना थके। अनमोल भाई जी मेरे को ये बोला गया रेस्ट कर लो, आशु भाई ने मेरे को स्पेशल बोला खाना खा लो। आप यकीन करके मानना, मैं आपको वीडियो भेज दी है, लगा दी बीच में। मैंने खाना खाया पता कहाँ पे, एक ऐसे घर के अंदर जो जिनका पता ही नहीं बेचारा, उस घर के अंदर 8-10 मोटरसाइकिल खड़े, एक कार खड़ी है, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो भूखे घूम रहे हैं, वहां बैठ के हमने खाना है। उन बच्चों बिल्ली को भी खिलाया, बिल्ली के बच्चों को खिलाया, और हम लोगों ने भी खाया। उस जगह बैठ के हमने खाना खाया जहां चारों तरफ 40-45 किलोमीटर पानी पानी है। आज सुबह ना पंजाब की जो बड़ी संस्थाएं हैं, दलजीत दोसांझ जी की, सोनाली जी के साथ मेरी बात हुई, तो मैं उनको 10 मिनट यही बोलता रहा कि पंजाब को ना एक सिस्टम की लोड़ है। एक सिस्टम के साथ सेवा करें कि 6 संस्थाएं बैठ जाएं जिनके पास फंडिंग बहुत है या जिन पे लोग एतबार करते हैं। बिल्कुल। हाँ बता तूने कौन सा महकमा पकड़ना है, तूने मेडिकल पकड़, चल मेडिकल नहीं कोई और करे, या मेडिकल की जिम्मेदारी सारी इसकी। किसी ने भी दवाइयों का काम करना इसको मिलो, किसी ने दवाइयों के साथ मिलकर करना इसको करो। पर हमारे लोगों को क्या है, असी ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्यों जुड़िए, असी ਇਹਦੇ ਕੋਲ क्यों जाइए, असी ਇਹਦੇ अंडर काम क्यों करिए, और फिर तुम सारे अपना ढोल बजाते रहोगे। पाजी नुकसान तो लोगों का होना ना, दान का नुकसान तो लोगों का है, कोई अपने घर से तो निकाल के ला नहीं रहा। जबकि भाई ये हकीकत है, देखो जो जिन लोगों ने दान किया ना और श्रद्धा से दान किया है, और ये पहुंचाना, हकीकत बताऊं, इंसानियत के लिए काम करो, फ्रेम खाने के लिए तो पूरी दुनिया काम करो। वाजी मैं कहता हूँ फ्रेम भी खाओ, पर अच्छे तरीके से तो खाओ। फ्रेम खाने के लिए थोड़ी कि अब आप पैसे फेंकने लग जाओ। फ्रेम खाने के बड़े तरीके मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा। खाओ, अच्छा लोग प्यार करेंगे। देखो आपने संस्था को, एनजीओ को रजिस्टर कर लिया, मैं बहुत डरता हूँ इस चीज़ से यार, कल को कोई ब्लेम ना करे। मैंने आज तक 31 साल हो गया अकेला सेवा कर रहा हूँ, कभी कोई एनजीओ नहीं बनाई मैंने। क्योंकि ना मैंने एक चीज़ नोट की थी, मैंने पिछली बार ना किसी मेरे भाई ने बोला, कहते हैं लोगों ने एनजीओ बना कर ना सिर्फ बाहरले पैसे को यहाँ लाना था बस। आशु भाजी जो रजिस्टर्ड एनजीओ चलानी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना कैश का तो कोई हिसाब नहीं मिलता, रजिस्टर्ड एनजीओ का 1-1 रुपए का हिसाब है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने एक जरिया रजिस्टर्ड कर ली, आप एक जरिया के 50 साल बाद भी कहो ना कि मुझे 2025 की स्टेटमेंट दो, तो उसको भी मैं आपके मिल देंगे, एडिट नहीं कर सकता। कैश को मैं जितना मर्जी एडिट कर लूं। तो लोगों की मजबूरी कह लो कि जो लोग नहीं आ सकते, अब ये लड़की का आपको मैसेज सुनाया, अब ये नहीं आ सकती, अब अगर इसकी सेवा में ना लगवाऊं तो मेरे को कितना बड़ा पाप लगेगा। बिल्कुल। अच्छा ये हिसाब भी देना पड़ेगा। देखो जो भाई ने बोले ना 100% बोल रहे, अगर कोई किसी को कुछ चीज देता है ना, वो दुनिया के अंदर किसी को धोखा दे लेगा, पर उस रब को धोखा देगा। वहां पे कोई दीवार, कोई पेड़, कोई भागने का रास्ता नहीं, एक खुला मैदान जहाँ पे हमारा हिसाब होगा, वो रब जरूर देख रहा है।
ये बंदा यहाँ लोगों को धोखा दे लेगा, मूर्ख बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, गाड़ियाँ बंगले सब कुछ बना लेगा, पर वहाँ इसको जाना पता क्या, खाली हाथ एक कपड़े के अंदर लिपट के, चाहे मिट्टी के अंदर जाए चाहे लकड़ी के अंदर, लगनी वही कुछ मन लकड़ियाँ हैं। उसके बाद जो अस्थियाँ हैं, जो राख है, वो सब जलवा परवा हो जाएंगे। कौन अनमोल था कौन नहीं था। हाँ, पर जो भाई ने पेड़ लगा, एक जरिया फाउंडेशन, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आशु भाई, दो तरह के दुनिया में दो तरह के लोग हैं, आस्तिक और नास्तिक। एक भगवान में मानने वाले, एक ना मानने वाले। मानने वाले बात करते हैं हमेशा उसकी कि वो देख रहा है, मैं चोर हूँ, मैं साधु, वो देख रहा है। दूसरे, उसको छोड़ो, हम बताएंगे चोर के साथ। मैं दोनों को इनवाइट करता हूँ। जो तो भगवान पे एतबार करते हैं वो तो फिर छोड़ ही दो ना। मैं खा रहा हूँ कि आप खा रहे हो पैसे दान के, ये तो उस पर ही छोड़ दो, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब जो आ गए नास्तिक, जो उसको नहीं मानते, फिर वो हमारे साथ चले। मैं कह रहा हूँ मेरी फाउंडेशन में एक जरिया में आप खुद जुड़ जाओ, बैठो कुर्सी पे, बताओ कैसे सिस्टम चलना है। और आएंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जिसको कैसे तुम आएंगे? आवाज मारे हो कोई नहीं आएगा। कैसे आएंगे? अब फील्ड के अंदर वहां बंदों की जरूरत है, सामान तो इतना पहुंच गया कि मैं कह रहा जितनी बांटने वाले पहुंचो, जितनी जरूरत है उसको 100 गुना सामान पहुंच गया। जितनी जरूरत है, मैं खुद कह रहा हूँ ऑन कैमरा, जितनी जरूरत है उसको 100 गुना सामान, पर उसके बांटने वाले, उसको पहुंचाने वाले है ही नहीं कोई। नहीं। जो चीज असली रियल ग्राउंड के अंदर काम करनी है, पता क्यों? पता लगे जब पानी उतरेगा, जब सिर के ऊपर सामान उठा के आशु भाई, जिस सामान का कोई वारिस नहीं ना होता वो खराब होता है, खराब होगा। ये जो दान की दुर्वरत हो रही है, इसका मालिक तो बाहर बैठा है, एनआरआई। अब आपने खुद ये पानी की बोतल पैसों से खरीदी हो, अब इसको खराब होने दोगे? कभी भी नहीं होने दोगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और अपील करूँ अनमोल भाई जी, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक चीज़ की अपील और करूँगा, जो जितने भी जो हड़ पीड़ितों के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो बेचारे सेवा कर रहे हैं, तो ये जो बोतलें खाली हो रही हैं, कचरा इकट्ठा हो रहा है ना, वो कई मैंने देखा था मैंने अनमोल जी कि वो सारा पानी के अंदर बहा रहे हैं, तो लोगों के खेतों में जाकर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी वहाँ सेवादार लगे हैं, तो वहाँ पे जितना भी सामान उसको तिल्ली लगा देना, आग लगा के वहीं पे खत्म। पर उससे भी एयर पोल्यूशन होगा, फिर नहीं, कम होगा, इतना नहीं होगा। ये जो धुआं बन के पोल्यूशन होगा, ये कम पोल्यूशन होगा, लेकिन जो जमीन के अंदर चला गया वही आपके पास हजारों साल नहीं जाएगा। तो इसको तो रिसाइकल पे ही दे दें, बोतलें तो रिसाइकल हो जाएंगी। नहीं, अगर वही बंदा एक जगह ऐसी जाओ जंगल के अंदर, जिस जगह बैठा है ना, वो चाहे तो वहाँ पे उसको कर सकता है, लेकिन कोशिश करे जो ट्रॉलियाँ जा रही है वापस, उसमें भर के वापस भेज दे, ताकि वो रिसाइकल हो जाए। ये भी आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि कुछ ट्रॉली जो सामान लेके आ रही है उसमें सारा कचरा वापस भेज दो। मेरे मन में एक बात आ रही है, चलो मैं बोल ही देता हूँ। मैं सोच रहा था एक संस्था ऐसी भी शुरू होनी चाहिए, या चलो भगवान करे, अभी आइडिया बात करते हुआ है कि सफाई करे, सफाइयों पे ही काम करे। हाँ जी, हाँ जी, करना। देखते हैं कितने सेवादार आ गया। पहला बंदा हूँ, मैं आऊंगा जरूर। अनमोल जी, आप मेरे को आवाज मारना, पहले दो फिर हम ही होंगे, अब देखते हैं काफिला कितना जुड़ता है। सफाई के अंदर मैं वादा कर रहा हूँ, मैं जरूर, वो तो आपकी बातों में झलक रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं जरूर आऊंगा सफाई करने के लिए। पर आशु मलिक जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपसे जितनी मर्जी बातें कर लूँ मैं, पेट भरता नहीं है। पर आपने ये जो बात बोली कि 28 में हम पॉडकास्ट करेंगे, उससे पहले भी हम बहुत पॉडकास्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी भलाई के लिए, प्रैक्टिकली तो हम ग्राउंड पे काम कर ही रहे हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते और बोलूँगा, जितने भी आपके दर्शक हैं ना भाई, देखो कुदरती आफता कब आ जाए, कैसे आ जाए, देखो ये तो एक बातें होती हैं, मुद्दे होती हैं, लोग बोल देते, मैं नहीं बोल दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं, जैसे भाई के भी कुछ फॉलोवर थे, कुछ मेरे भी हैं, जो कुछ मौसम विभाग के अंदर लग के, कुछ पहाड़ों पे मेरी जानकारी है, और भी कुछ है। लेकिन मैं एक विनती करूँ हाथ जोड़ के, आपके घरों में ये बोतलें खाली होती होंगी ना, इनके ना थैले भर भर के लगा लेना, बोतलों खाली करके। ट्यूब आपके घर के अंदर कोई पड़ी है, उसमें हवा भर के रख लेना। अगर थर्माकोल कहते हैं उनके बोरे बना के रख लेना। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसको रख लेना, जो आपको पता है कि हर बार ये बाढ़ आती है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मदद आपके ऑन द स्पॉट पहुँचे, मदद पहुँचने में टाइम लग सकता है, लेकिन तुम इतना तो कर लो ताकि अपने बच्चों की जान बचा लो। अगर आपके पास खाली बोतल है, उसको थैला बना लो, एक बेड़ा सा बना लो। मैंने वहाँ पे देखा कई बंदों ने ट्यूब 2 बांधी और मंजे रखे ऊपर, उसी ने एक बेड़ी बना रखी थी, उसी पे सामान ढो रहे बेचारे। देखो कितनी बड़ी सेवा। हम क्या, हम तो किस्ते बैठे इंजन मारे ले आ रहे, देखो उनको कहते हैं असली सेवा, उन लोगों ने भी की है बेचारों। ट्यूबों पे सही बात, मैं उनको तय दिल से बेचारों सलूट करता हूँ उन लोगों ने कि भाई जितने भी आशुबाजी वॉलंटियर लगे। हमारे पंजाब के अंदर एक बहुत खासियत, बहुत अच्छी मेरे को जो सबसे प्यारी बात लगी, हम ना एक दूसरे के साथ ऐसे एकदम खड़े होते हैं। जब बन टूटने लगे ना भाई, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, ईसाई, ऐसे लग रहे थे मिट्टी ढोने के लिए। कई बंदों को तो मैंने ऐसे देखा जो पानी के आगे ऐसे लेट रहे थे बेचारे, जो सिर्फ उस बन को, जो यहाँ से मिट्टी कट रही थी उसको रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे कि बंद ना टूटे। क्योंकि जब कुदरत की आपदा आती है, वो किसी की जात पात देख के नहीं आएगी, हर किसी के घर में मार करेगी, वो हर किसी का नुकसान करेगी। तो ये मैंने पंजाब के अंदर आके सीखा। मैं हरियाणा का हूँ बेसिकली, पर हरियाणा वाले भी कम नहीं है। पंजाब ने मेरे को बहुत चीजें, हरियाणा वाले ट्रक भर भर के जो ला रहे हैं ना, बहुत आ रहा है। कल दवाई लेके आए मेरे को, मैंने पूछा क्यों आए हो, कहते पंजाब हमारा बड़ा भाई है, दिक्कत में हम नहीं देख सकते। भाई अनमोल जी, आपने बात बोली, मेरे को ना इतनी ट्रॉलियों के काफिले मिले भाई,
मैं चलता रहा नहीं, 10 सबको 15 सलाम है किलोमीटर थे भाई, सलाम है देखो, लोगों जो को। ज्यादातर देखा जाए, चलो जो नुकसान हुआ, लोगों ने राशन इकट्ठा किया, पर एक कितनी हरियाणा ने इंसानियत आपकी की बड़ी वाकई मिसाल में बहुत नजर बड़ी आई। मदद करी है। हरियाणा, हिमाचल, गुड़गांव, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, चेन्नई, कहाँ से हम, मैं जो बात बोलता हूँ ना, प्रूफ के साथ बोलता हूँ, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। जितनी डोनेशन लोगों ने भेजी है, दुनिया का कोई इलाका, कोई देश, कोई स्टेट, कोई सिटी ऐसी नहीं जहां से डोनेशन नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। कोई धर्म का ऐसा बंदा भाई, नहीं, मैंने आपको रिकॉर्डिंग में सुना रहा हूँ। अब की बार तो उन लोगों ने भी डोनेशन कर ली जिनको हम सोशल मीडिया पे टारगेट करते थे। हाँ। उन्होंने भी सिंगर बेचारे सेलिब्रिटीज पीछे- ने भी कर ली। जिनको हमने टारगेट किया, यार ये सही जनानी नहीं है, फलानी है, बेचारियां, वो भी बहनें सबने मेरी- की है भाजी, उन बहनों ने भी बेचारों ने मदद की। सबने की है भाजी, इस बार सब खड़े हैं। सलूट है तो भाई आप सबको लोगों को। सलाम है। सबको बस सलाम है। ये पॉडकास्ट का मकसद यही था कि एकता बना के और एक मैनेजमेंट के साथ ग्राउंड लेवल पे किस चीज की क्या जरूरत है, उस हिसाब से सेवा होनी चाहिए कि अनमोल जी, लोगों एक का चीज दान ना और मैं खराब हो। कहूंगा कि भाई, मैं एक चीज और बोलूंगा, जो लोग बेचारे डोनेशन कर रहे हैं, जो सामान भेज रहे हैं, भाई सबसे पहले ना पंजाब के उन मौजूदा लोगों से मिलो जो इसका सही इस्तेमाल करके आगे तक पहुंचा रहे हैं, जिनको पता है कि किस चीज़ की जरूरत है। आप ना अपने अब जितना आपने भेज दिया। हाँ, अब रुक पर जाओ। अब रुक जाओ। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि उन लोगों से संपर्क करो जो एनजीओ ऑलरेडी काम करे, उनसे पूछो किस चीज की जरूरत है। और बिना संस्था से किसी से जुड़े सीधी डोनेशन मत करो। हाँ। क्योंकि संस्था को पता होता है कहाँ कितने कहाँ कब कितना देने हैं, लगता क्या है। मैं रिकॉर्ड वही है। अपील कर रहा हूँ आपने उनसे। सीधा दे दिए, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को पता नहीं सड़ रहा है लगना। वहाँ। अब मैं कह रहा हूँ खराब हो रहा है हमारे जैसा किसी को अगर 10 डंगर लेके भी देगा ना, उसकी वीडियो डालेगा, उसकी शक्ल से पता लगेगा कि भाई इसको डंगर मिल गए हैं, मिल गए इसको। चाहे मैं कह रहा हूँ उसकी वीडियो डालें हम ना डालें, पर कुछ तो वे आउट निकालेंगे ना। चाहे उसके घर के बाहर एक स्टिकर लगाएं, उसके गांव में बोलें कि भाई गलत मत करना, अगर इसको डंगर मिल गए ये बेच के और ना ले। या वो डंगर वाले को भी बेनती है, वो भी वीडियो तो सारे देखते हैं। आप लोग जब डोनेशन करोगे ना, तो वो भी तरीका ढूंढ लिया जाएगा कि हमने जिसको डोनेशन एक बार दे दी है। देखो, आप लोग जा रहे हो एक घर के अंदर सामान दे के आ रहे हो खुद चल के, फिर दोबारा फिर दूसरी संस्था जा रही है उसी घर में, फिर तीसरी जा रही है, चौथी जा रही है। यही 5-5 आदमी एक घर के अंदर पहुंच रहे हैं। यही तो हो भाई रहा है। अब जो जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हड़ जो चला गया और वो जो पानी जाएगा ना, उससे बहुत महामारी फैलेगी, बहुत बीमारियां फैलेंगी। अब वो जायजा लिया जाएगा किन किन के घर गिर गए हैं, किन के पशु इस हड़ के अंदर बह गए, इस बाढ़ के अंदर चले गए, या किस किस की फसलें खराब हुई हैं। तो भाई उनको खड़ा होने में सालों साल लग जाएंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अब उन लोगों को डोनेशन करना जिनके ऑलरेडी एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिनको पता है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करे। जिस तरह हमारे, मैं कहना नहीं चाहता फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इस तरह हमारे अनमोल भाई जी एक जरिया फाउंडेशन, हमारे मंजूत भाई जो बारीकी लेवल के ऊपर जो जीरो ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, तो भाई उनसे संपर्क कर लेना। अपने पैसे को ऐसे बर्बाद ना करो, जाया ना करो। जो सामान आप राशन रूशन भेज रहे हो ना, मैं कह रहा 1% की जरूरत थी, 100% वहां पे सामान पड़ा, वो सारा बेकार पड़ा। थोड़ा देख के, जैसे जैसे एनजीओ से अपील करेंगी वैसे करते जाओ। एनजीओ से मिलके उनसे संपर्क करके फिर करना। और अगर तुम्हारे पास अभी फिलहाल तौर पे कुछ राशन बच गया है और वो नहीं कहीं ले रहा है और वो कहीं नहीं जगा रहा है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी गुरु घर हैं वहाँ पे बचाओ, ताकि वो लंगर के जरिए समाज के अंदर आगे इन फ्यूचर वो काम आए। बिल्कुल। तो गुरु घर जितने भी बने हुए हैं, वो सारा सामान वो वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। बिल्कुल, शुक्रिया आशुभा जी इतना कीमती समय देने के लिए। और आज ये पॉडकास्ट मेरे को लगता है 10-15 दिन बाद मैं स्टूडियो में आया हूँ और लेट नाइट हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हड़ों में बिजी हैं और हमारी टीमें भी लगातार मेडिकल में काम कर रही हैं। और एक जरिया फाउंडेशन कोशिश कर रही है कि लोगों के दान को सही जगह यूटिलाइज किया जाए, किसी के भी दान की दुर्वरतों ना हो, कोई ख़राब ना किया जाए, क्योंकि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि जितने भी लोग एक जरिया फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, भगवान को सोच के, हाजिर नाजर उनको याद करके, अपने दिल पे हाथ रख के मैं बात बोलता हूँ कि आपका कभी भी कोई पैसे का दान की दुर्वरतों नहीं होगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि हम जब तक तसल्ली ना हो जाए तब तक मदद नहीं करें। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और आशुभा जी का मन था कि हिंदी में पॉडकास्ट करें और मेरी हिंदी पे थोड़ा सा थैंक यू मैं पंजाबी एंड से बोलना चाहना कि बहुत बहुत धन्यवाद आशुभा जी और सारी संगत दा। मेरे वीर ने जो पॉडकास्ट देख भाई शेयर जरूर कर दियो, ताकि जी अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर वायरल हो, इन्फॉर्मेशन वाली गल्लां ने। थैंक यू सो मच भाजी, सत श्री अकाल।